चलिए यारो, चैन से सोना है तो जग जाओ। चलो चलिए 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 जल्दी से लान होंगे। यस यारा, बैठो 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 जल्दी से। सर बुक्स निकालो थोड़ी, कुछ भूल गए क्या? फिर ठीक है, फिर आराम से बैठो। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गुंडे, आप भी बची बुक्स अंदर रखो, मेन बुक्स निकालो आराम से। यस चलो यारा, सेल डाउन फास्ट। एक गुंडे, आप सेकंड रो में बैठ रहे हो? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप सेकंड रो में बैठ रहे हो क्या? ठीक है बैठो ना, बिल्कुल ठीक है। मुंह वगैरह धोक रहा है? ठीक है चल। हाँ चलो जल्दी करो, बॉम्ब स्क्वाड क्या कर रहे हो आप? जल्दी 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 जल्दी। लास्ट रो में सब ठीक है? मित्र कहाँ है आपका? आया ही नहीं आज, क्यों? तबीयत ठीक नहीं है उनकी? यस वेलकम बेब्स, बैठो। क्या हो गया यार? इसमें क्या हो गया यार? हाँ आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं फिर ठीक है, चलो आओ बैठो। इसमें क्या है? चलो यस यस, चलो पढ़ाई करेंगे अपन अच्छे से। चलो यस चलिए, यस यस जल्दी आ जाओ यार, जल्दी 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 जल्दी। हम लोग शुरू कर रहे हैं। फंडिंग चल रहा है हमारा एकदम स्लो एंड स्टडी। जीवन में ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, तो मजे से आगे बढ़ रहे हैं फंडिंग के अंदर। फंडिंग के अंदर हम मजे से कहां तक बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा और भी बढ़ लेंगे। एक फंडिंग एक बहुत ज्यादा बेस क्रिएट करता है हमारे सारे लॉस को पढ़ने के लिए, तो इस कारण से फंडिंग को हमें थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट आईसीडीआर का प्रोविजन है, इसको एकदम प्रेम से पढ़ना होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्रोफेशनल का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव का ही चल रहा है ना। प्रोफेशनल का पार्ट तो आना ही बाकी है, हम लोग आराम से बेस क्लियर करके चल रहे हैं। फंडिंग मोरलेस आपको परेशान करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। सीएस प्रोफेशनल के अंदर सीआर परेशान करता है, बहुत बड़ा है, उसके लिए हम पहले से पढ़ के स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं, क्विक रिविजन्स बना के रखते हैं, ताकि हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। वैल्यूएशन उतना परेशान नहीं करता है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा सट्टा है। सट्टा इसलिए है, एग्जाम में अगर कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया तो आधी जनता कर देती है सरेंडर, ऐसा। बट मोस्ट लाइकली मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन इमीडिएट पेपर्स दिखाऊंगा, यूल बी एबल टू हैंडल, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैल्यूएशन इज ऑल्सो गुड। फिर आता है आईबीसी। आईबीसी तो वो है जिससे आपकी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है? तो प्रेम हो या ना हो, साथ तो रहना है, ठीक है? और अगर प्रेम हो ही जाए तो सोने पे सुहागा है ना, इसलिए तो आईबीसी एकदम आराम से। फिर आता है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फंडिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनीवेज एक काफी अलग दुनिया है, और आप वो बैच है जिसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ा है और प्रोफेशनल में ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस से पढ़कर आए, वो तो खैर एसएम पहली बार प्रोफेशनल से पढ़ेंगे, तो आप लोगों के पास तो डबल धमाका है। तो आपको एसएम वैसे भी कंपैरेटिवली इजी जाने वाला है, यहाँ बस केस स्टडी अप्रोच है। तो वैसे ही जिस क्लास में ऐसे ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं हमारे पास में पोटेंशियल, तो मुझे लगता है बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए कंपैरेटिवली इजी जाने चाहिए। एसएम एसएम में बस आपका कमांड ओवर लैंग्वेज इज नेसेसरी, कि यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, ताकि जो आप सोचते हैं उसको आप अच्छे से लिख पाए। अगर आप सोच अच्छी दिशा में रहे हैं लेकिन उसको अगर लिख नहीं पाएंगे तो परेशानी है। तो ऐसे में साथ में अगर कमांड ओवर लैंग्वेज है तो ऐसे में बिल्कुल परेशान नहीं करता। फिर आता है लास्ट में हमारा फंडिंग, 60 मार्क्स का एकदम प्रेम भरा। एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं, बस बहुत सारा कंटेंट है। तो 400-500 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमको याद करते हुए चलना होता है। जब तक हम आईसीडीआर में, यू कैन रिलैक्स एकदम आराम से, बेस क्लियर करना है, इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझना आईसीडीआर के अंदर। वंस आईसीडीआर इज कंप्लीटेड, फिर हमारा शुरू होगा सही मायने में फाइनेंस। हम एक एक चैप्टर को उठाते रहेंगे, लंबे सेशंस भी लेंगे, इवनिंग सेशंस भी लेंगे, और एकदम प्रेम से फिर फंडिंग को ओवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत आराम से हो जाता है। तो दिस इज हाउ M2 हैज टू बी फोकस्ड। कभी भी अगर अकेले बैठे हो और ऐसा सोचना है कि M2 की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल सोचो कि आईबीसी की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। आईबीसी की पढ़ाई अगर हो जाती है तो बाकी सब तो फिर टुचुक ही है एकदम। सीआर में यू हैव अ सिंपल स्ट्रैटेजी, क्विक रिवीजन देखना है, फिर चैप्टर को पढ़ना है। क्विक रिवीजन के बाद कोई भी चैप्टर समझ जाएगा आपको, भले आपका एक डिसेंट गैप हुआ है तो भी। तो सीआर सॉर्ट हो गया। वैल्यूएशन, उसमें भी आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स मैं यूट्यूब पर अपलोड करके रखूंगा, और थ्योरी का भी क्विक रिवीजन अपलोड करवाऊंगा आपके लिए, तो वैल्यूएशन भी सेट हो गया। आईबीसी से प्रेम करना है, क्योंकि आईबीसी में क्विक रिवीजन का फंडा चलता नहीं है, क्योंकि क्विक रिवीजन में तो हम क्विकली प्रोविजंस को रिवाइज करते हैं, आईबीसी में तो उसके जो इंट्रिकेट कंसेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है।
तो आईबीसी में अगर आपको लगता है कि मेरे को क्विक रिवीजन कर लिया सब याद आ रहा है, वो काम नहीं चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो कि डिटेल एकदम बारीक बारीक से क्वेश्चन है। सीओसी के फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चंस कैसे हो गए, आपने अभ्यास शीट ऑलरेडी देखी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो बोनस है, लेकिन हमको फोकस करना उन क्वेश्चंस पे जो केस स्टडी फॉर्म में आते हैं, जो कि एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स में आ जाते हैं। अगर उसको अपन हैंडल कर पाते हैं तो M2 के तीनों पेपर में हम एग्जामिशन पे फोकस कर सकते हैं। ओपन बुक में थोड़ा कठिन हो जाता है मार्क्स खींचना उनसे, बट हम एटलीस्ट हमारी तरफ से ऐसा पेपर लिख के आ सकते हैं कि 100 में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी मस्ती से हो जाता है। चल अब हम लोग फंडिंग ऑफिस शुरू करते हैं, एकदम प्रेम से, छोटे छोटे प्रोविजन है, पढ़ते हुए आगे चलना है। चलिए बहुत इजी है आज का सेशन। आज के सेशन में कुछ हैवी नहीं है, सिर्फ यस मैम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। यस यस यस, नो प्रॉब्लम बड़ी, सिर का ध्यान रखो। यस आ जाओ। चलिए कुछ लोग कितने लकी हैं, उनको सिर का ध्यान ही रखना होता है, वो खेलते खेलते जा सकते हैं आराम से, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाते हैं, चलो आते। नहीं, हाइट के अपने बेनिफिट अपने नुकसान है ना, बहुत बात। मतलब कुछ लोग ऐसे यहाँ से जंप करते हुए जाएंगे तो भी नहीं लग रहा है सिर, तो कितना अच्छा है, एकदम मजे है। और कुछ लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है बस के अंदर, कुछ लोगों को जो सिंगल स्लीपर है उस पर वो ऐसे सो पाते हैं, कुछ लोगों को बेचारों को ऐसा सोना पड़ता है। तो खैर अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। आते हैं हम लोग यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इशू मटेरियल, एकदम सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं, आईसीडीआर इशू कर रहे हैं हम सिक्योरिटीज, तो इशू करने के पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो सबके लिए अवेलेबल तो करवा दो। ऑफर डॉक्यूमेंट, ए फंडिंग, आईसीडीआर, शुभम शुक्लेचा, सब ठीक है ना यहाँ पे, है ना, एकदम ईजी है। तो वही हमारा फ्लो धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। Availability of issue mat. The lead manager shall ensure availability of the offer document and other issue material including application form to stock exchange, syndicate member, registrar to the issue, registrar and share transfer agent, depository participant, stock broker, underwriter, banker, self-certified syndicate bank before opening of the issue. आपका इशू ओपन होगा उसके पहले इन सब लोगों के पास आपका ऑफर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है ना, हमें पब्लिसाइज करना है हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट को। आगे 2-3 पॉइंट में बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में भी आएगा। याद आ रहा है बचपन में पढ़ा होगा प्री इशू एडवर्टीजमेंट, तो हम न्यूज़पेपर में भी इशू करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन हमें पहले एक चैनल में जितने इंटरमीडिएटरीज हमारे इशू का पार्ट है उन सबको ऑफर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म दे देना है। सिंपल। आज की तारीख में तो वैसे ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक इशू होता है, तो काफी आसान हो चुका है, बट हाँ फिर भी एक ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी है। एक बहुत अजीब से फैक्ट है, जितने लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं 90% से ज्यादा लोग ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ते ही नहीं है। बस ऐसे ही है हम, कि हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि टिप आई है ना, और एक गट फीलिंग बढ़ेगा, आते हैं हम लोग। तो इट इज जस्ट कि ऑफर डॉक्यूमेंट हमारा काम है, कंपनी का काम है अवेलेबल करना, ताकि लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव। हमें कभी भी किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं देना है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, ये सब इंसेंटिव नहीं देना है। हमारे ब्रोकर्स वगैरह किसी को भी हमें इनडायरेक्ट इंसेंटिव नहीं देना है, जो डायरेक्ट इंसेंटिव लॉ ने अलाउ किया वही दे सकते हैं। Any person connected to the issue shall not offer any incentive, whether direct or indirect, in any manner, whether in cash or in kind or service otherwise, to any person for making an application in the IPO, except for fees or commission for services rendered in relation to the issue. तो कोई भी व्यक्ति इंसेंटिव नहीं दे सकता। अब इंसेंटिव ना तो आप ब्रोकर्स को दे सकते हो, ना ही आप इंसेंटिव दे सकते हो इन्वेस्टर्स को, किसी को भी आप किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दे सकते। और मतलब फीस वगैरह, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब अलाउड है, अलग से इंसेंटिव नहीं दे सकते। और उसका कारण क्या है, अरे जनता बेवकूफ है। मैं आपको आपका बचपन याद दिलाता हूं, चिप्स आते थे जिसके अंदर कुछ निकलता था, अंकल चिप्स थे शायद, क्रैक्स उस नाम का चिप्स था। रिंग्स आते थे, कौन से चिप्स में आते थे, चीटोस में आते थे, फिर क्रैक्स में आते थे, क्रैक्स का नाम है, तो फिर अंकल चिप्स में भी आते थे जो मुझे ध्यान आ रहा है। फिर एक मार्वल करके एक बहुत ही वाहियात सी चॉकलेट होती थी जिसके साथ में WWE वालों के स्टिकर आते थे, बहुत ही गंदी चॉकलेट, मतलब वो जेम्स का गंदा कॉपी था, ठीक है, ऐसा। बूमर के अंदर स्टिकर आते थे। सो आपके बचपन में आपने कोई तो ऐसी चीजें खरीदी होगी जो आपने ली उसके कंटेंट के लिए नहीं है, उसके स्टिकर के लिए। अभी के बच्चों के लिए, अब क्या आप लोगों के टाइम पे 1-2 रुपए का खेल था, अभी आता है वो क्या, किंडर जॉय। इतने इतने बच्चे, यही देखो शर्म हया लज्जा नहीं होती ना जिन लोगों के पास। किंडर जॉय, इतने इतने से बच्चे, वो कितने 100 रुपए की चॉकलेट आती है, इतनी सी है, 45 रुपीज की आती है, 45 रुपीज की एक थाली आ जाती है 45 रुपीज में, इतनी सी चॉकलेट आती है। और वो इतना सा बच्चा, जो थाली भी 40 की आ रही है, देखो उसके साथ में मसाला ताक भी पी रहा है एक व्यक्ति, इतना सा बच्चा वो लेगा और लेने के बाद में उसको खोलेगा, उसमें से निकालेगा और चॉकलेट तो खा भी नहीं रहा है।
ये 30-30, 35-35 साल के लोग जिनके नए नए बच्चे ना, वो घर पे बैठ के फिर चॉकलेट खा रहे हैं क्योंकि 40 रुपए दिए ना बच्चे के चॉकलेट लेने के लिए। सो इट इज जस्ट, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाए कि मेन, कभी कभी दैट ऑफर इज सो एक्साइटिंग दैट अ पर्सन फॉरगेट्स अबाउट द मेन थिंग। अरे यार, हाँ मुझे वो भी लेना है। सो आप किसी प्रकार से सिक्योरिटीज के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस दैट सिक्योरिटी साथ में इंसेंटिव लेकर आ रहे हो, कुछ गुड्स दे रहे हो, कुछ सर्विसेज दे रहे हो, या कोई भी मनी फॉर्म में दे रहे हो, जिसके लिए लोग शेयर्स छोड़ो अक्वायर क्यों करना है, क्योंकि ये मिलेगा। तो ये ना सिचुएशन, उसके लिए एक प्रोविजन लेकर आए हैं, प्रोविजन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव। ना तो आज तक किसी ने इसको कोशिश किया है, ना ही आगे करेंगे, बट लॉ मेकर्स ने लॉ बनाते टाइम प्रोविजन रख दिया कि यू कैन नॉट गिव एनी इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग शेयर्स। नाउ व्हाट इज अलाउड इज, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी कुछ ऑफर दे सकती है, वो अलग है। जैसे कि ताज में, टाटा के अगर आपके पास में शेयर्स हैं, ताज होटल में स्टे पे आपको कुछ एक ऑफर मिल जाता है, वो अलग है। लेकिन शेयर्स अक्वायर, आईपीओ में खरीदते टाइम आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑफर नहीं दिया जा सकता, इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना अलाउड होता है, तो वो अलग बात हो गई। कोई कंपनी रख सकती है कि उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर शेयर होल्डर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, दैट इज अलाउड। लेकिन आईपीओ में शेयर्स खरीदने पे मिलेगा, दैट इज नॉट अलाउड, एज इजी एज दैट। चलो, तो ये हो गया प्रोविजन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, इजी पीजी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, फास्ट ट्रैक के टाइम पे कनेक्ट करूंगा इसके साथ में। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? द इशुअर शैल बिफोर ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट डिपॉजिट विद स्टॉक एक्सचेंज an amount calculated at the rate of 1% of the issue size available for subscription to the public in the manner as may be specified by SEBI, and the amount so deposited shall be refundable or forfeitable in the manner specified by SEBI. एक गलती करते हैं बच्चे, एग्जाम में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा तो वो ये लिखते हैं 1% याद रहता है, इश्यू को पे करना याद रहता है, पर वो स्टॉक एक्सचेंज की जगह लिख देते हैं सेबी के इश्यूअर को 1% ऑफ द इशू साइज टू पब्लिक डिपॉजिट करना है सेबी के पास, बिकॉज गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ज्यादा सेंस बनता है। लेकिन लॉ ने नहीं लिखा है। लॉ क्या बोल रहा है? किसको जमा कराना है? स्टॉक एक्सचेंज को। इश्यूअर को जो भी इशू साइज है पब्लिक का, मान लीजिए 4000 करोड़ आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, पब्लिक इशू हो रहा है, उसका 1% आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कराना पड़ेगा। लॉजिक इसका ये है, कभी कभी कुछ इशू फेल हो जाते हैं कि इशू हम लेकर आए, सब कुछ क्या फेल हो गए, उसमें स्टॉक एक्सचेंज ने आपके साथ बहुत सारा काम किया है। स्टॉक एक्सचेंज ने पहले आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था, फिर आज की तारीख में आईपीओ भी होते हैं यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही ब्रोकर आपको आईपीओ देता है। फिर लोगों ने अप्लाई किया, मान लो 90% नहीं हुआ और किसी भी कारण से आईपीओ पूरा फ्लंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज आपके साथ में था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को आगे जाके आपसे एनुअल फीस मिलनी थी, स्टॉक एक्सचेंज पे आपका ब्रोकरेज होने वाला था, तो ये सब प्रॉफिट्स थे। बट अगर मान लीजिए आपका इशू फेल हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिट रखता है कि इफ इट ऑल द इशू फेल्स, या फिर आपने कोई भी मिस्टेक की, तो हम इस डिपॉजिट में से हमारे जो भी खर्चे हुए उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का रूल है, इशू अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन अगर इशू फेल हो गया किसी कारण से, तो स्टॉक एक्सचेंज इसमें से अपने सारे एक्सपेंस जो उन्होंने बेयर किए थे वो कट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जब भी आपका इशू आएगा, आपको 1% ऑफ योर पब्लिक इशू साइज, पब्लिक इशू का 1% साइज जो है, पब्लिक इशू साइज का 1% जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा करवाना है। इजी पीजी ओवर, कोई परेशानी नहीं। चलो, एक सवाल है आपके लिए, आज कोशिश करेंगे, कल आंसर देंगे। अगर एक कंपनी लिस्ट कर रही है अपने आप को 3 स्टॉक एक्सचेंजेस पे, कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। क्या तीनों को 111% देना है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? आंसर छोड़ दो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इफ अ कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड and the company is getting listed at 2 stock exchange, let's make it easy, NSE and BSE, is the company required to deposit 1% with NSE, 1% with BSE, or aggregate 1% has to be deposited? ऐसा think about it and answer tomorrow. क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कभी पूछा नहीं है, कभी पूछेंगे भी नहीं। सिंपल एनालाइज करना प्रोविजन अपने हिसाब से। सिक्योर डिपॉजिट में 3 वर्ड्स याद रखने हैं, इश्यूअर को डिपॉजिट करना है, स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करना है, और 1% ऑफ द पब्लिक इशू साइज डिपॉजिट करना है। सिंपल एंड ईजी। चलो, उसके बाद में आईपीओ ग्रेडिंग, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग होती है वैसे आईपीओ ग्रेडिंग भी होगी। आईपीओ ग्रेडिंग आपको लेनी होती है फ्रॉम 1 और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड विद सेबी। तो सीआरए से आपको अपनी आईपीओ को रेट करवाना है, इजी है। चलो, आपको पता ही है वैसे, मान लो मैंने 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाए, तो क्या मुझे तीनों डिस्क्लोज करना जरूरी है? गधों, हाँ। क्या करती थी कंपनीज क्या करती थी, एक रेटिंग से एजेंसी से रेटिंग लेती थी, फिर दूसरी से लेती थी, फिर तीसरी से लेती थी, जो अच्छा है से वो डिस्प्ले कर देती थी। तो ये हैबिट हटाने के लिए सेबी केम अप विद अ सर्कुलर, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में है ये। सेबी एक सर्कुलर लेकर आया था जिसके अंदर सेबी ने बोला, एग्जीक्यूटिव के पास ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक सर्कुलर लेकर आया कि अगर एक कंपनी, वैसे उनको रिक्वायरमेंट है एक ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा से लेते हैं
तो उनको जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली उन सबको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, सो दैट दे कैन नॉट चूज। ये नहीं कि 3 से ली और जो अच्छी है वो दिखा दी, 3 से ली तो तीनों रेटिंग एजेंसीज दिखानी पड़ेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इजी है। जिनको याद नहीं आ रहा है वो यहां पे थोड़ा सा लिख लो, उसके पास में जहां पे भी लिखना है, इफ क्रेडिट रेटिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम more than one credit rating agency, all the ratings have to be disclosed in the offer document. Ting ting ting. If credit rating is obtained from more than one credit rating agency, all the ratings have to be disclosed in the offer document. अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कैसे पढ़ा था? हाँ बोल देता हूं, ठीक है। चलो आज अलग पीयर प्रेशर चल रहा है आपका, चलिए डन है। चलो इसके बाद में आता है अंडर राइटिंग। बहुत ही फुद्दू सा प्रोविजन है, बहुत आसान है। अंडर राइटिंग, if an issuer makes an IPO or FPO other than through book building process, desires to have the issue underwritten to cover under subscription of the issue, it shall prior to filing of the prospectus enter into an underwriting agreement with the merchant banker or stock broker registered with SEBI to act as underwriter, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to either by themselves or by procuring subscription at a predetermined price which shall not be less than the issue price and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus. एक कंपनी को जब भी अगर वो अंडरराइटिंग कराना चाहती है तो उसको अंडरराइटिंग अग्रीमेंट एंटर करना होगा प्रायर टू व्हाट डेट? फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। व्हेन दे आर सेइंग फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, इनका मतलब होता है आरओसी को फाइल जब आप करते हो। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है फाइलिंग टू आरओसी। जब आप आरओसी के पास में प्रोस्पेक्टस को फाइल करते हैं, अपने ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करते हैं, एंड में सेबी के साथ गेम खेलने का तो एंड में आरओसी को फाइल करते हैं ना, है ना? उसके पहले आपको अंडरराइटिंग अग्रीमेंट एंटर कर लेना है, जिसमें लिख के दोगे कि हम कितनी कितनी सिक्योरिटीज का अंडरराइटिंग कर रहे हैं, आपको कितने में शेयर्स मिलेंगे, ये सब चीजें डिटेल्स। काफी इजी। अंडरराइटिंग जनरली आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो कर सकता है। आपका मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारी होती है अंडरराइटिंग की। आगे पढ़ेंगे कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मर्चेंट बैंकर की है, और मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर को लाके उनके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है। The issuer making an IPO or FPO other than through book building shall, prior to filing the prospectus, enter into an underwriting agreement with the merchant banker or stock broker registered with SEBI to act as underwriter, indicating therein with the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of application either by themselves or by procuring subscription at a predetermined price which shall not be less than the issue price. अब समझना अच्छे से। अभी तक जो पढ़ा वो बहुत इजी था। सब लोग यहाँ पे आ जाओ। क्या पढ़ा हमने? पहला बात कहता है कि अगर आप बुक बिल्डिंग से जा रहे हो, अदर देन बुक बिल्डिंग से जा रहे हो, और दूसरा कहता है कि अगर आप अदर देन बुक बिल्डिंग से जा रहे हो। इधर देखना यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द इश्यूअर मेकिंग एन इनिशियल पब्लिक एफपीओ अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इफ द इश्यूअर मेक्स एन आईपीओ एफपीओ अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो फिर तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो कुछ तो परेशानी होगी। क्या लगता है कहां परेशानी है? कुछ तो घोंचू है। देखो आराम से। सब एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है, कोई लोड नहीं है। सिर्फ जो इंटरप्रिटेशन वाला एरिया है उसको यहाँ पे डेवलप करके जाना है ताकि हम आगे अच्छे से पढ़ पाए। थोड़ी मेहनत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल रेगुलेशंस, रेगुलेशन में 40 है क्या, है ना? आते आते थोड़ा सा। चलिए फोकस किया, बेरेक्ट में देख रहे हैं। रेगुलेशन में 40 है, मतलब ये पहले आईपीओ की बात कर रहे हैं,
और जो दूसरा रेगुलेशन दे रखा है वो एफपीओ की बात करेंगे, दोनों के अंदर कंटेंट सेम है तो कोई परेशानी की बात नहीं। इफ द इशूअर इज मेकिंग एन आईपीओ अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो आईपीओ हो रहा है अदर देन बुक बिल्डिंग, अदर देन बुक बिल्डिंग मतलब फिक्स प्राइस, सही है। डिजायर्स टू हैव द इशू अंडरराइटन टू कवर द अंडर सब्सक्रिप्शन इन द इशू, ठीक है। अगर उनकी इच्छा है इशू को अंडरराइट कराना है अंडर सब्सक्रिप्शन को अवॉइड करने के लिए, इट शैल, तो उनको कंपल्सरीली करना पड़ेगा प्रायर टू फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले आपको अग्रीमेंट एंटर कर लेना है विथ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर वो व्यक्ति जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर वो चाहे तो स्टॉक ब्रोकर्स को इनवाइट भी कर सकता है कि तुम भी अंडरराइटिंग कर लो। रजिस्टर विद सेबी टू एक्ट एज अंडरराइटर इंडिकेटिंग देयरइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दे शैल सब्सक्राइब टू। हर एक को लिमिट दे देते ना कि आप इतने करो, आप इतने करो, आप इतने करो, तो ये अग्रीमेंट में आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतने शेयर्स आपको खरीदने पड़ सकते हैं इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इधर बाय देमसेल्फ और प्रोक्योरिंग सब्सक्रिप्शन। या तो ये आप खुद खरीदोगे या फिर आप लेकर आओ लोगों को जो खरीदेंगे। अंडरराइटर वही तो करता है कि या तो वो खुद लेता है, अगर वो लोगों को नहीं ला पाया तो याद आ रहा है ना, वो कोशिश करेगा बेचने का, बट अगर वो नहीं बेच पाया तो वो खुद लेगा एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, पहले से प्राइस डिटरमिन होती है, विच शैल नॉट बी लेस देन द इशू प्राइस। इशू प्राइस से कम में नहीं, ऐसा नहीं होता है कि 400 में इशू प्राइस हो रहा है और अंडरराइटिंग में आपको 390 में मिलेगा, नहीं, ये ज्यादा भी नहीं होता है, सेम होता है। नॉट लेस देन इशू प्राइस लिखने का पर्पस ये था कि आप ये मत समझ लेना कि मार्केट में आपके 400 में नहीं बिके तो हमको 380 में दे दो, नहीं, नॉट लेस देन इशू प्राइस, इट इज नॉट इवन हायर, इट इज ऑलवेज द सेम। इशू प्राइस पे ही अंडरराइटर को लेना होता है। एंड शैल डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ सच अंडरराइटिंग अग्रीमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, और आपको अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट का फैक्ट बताना है। प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल होगा, उसके पहले अग्रीमेंट एंटर हो जाएगा, तो आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना है आरओसी का फाइल करते टाइम कि हमने अंडरराइटिंग अग्रीमेंट एंटर कर लिया, दीस पीपल आर एक्टिंग एज अंडरराइटर, ये आपको लिख के देना है आरओसी को, आसान है। अब दूसरा लाइन, द इशूअर मेकिंग एन आईपीओ अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इफ द इशूअर इज मेकिंग आईपीओ अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सर हमारे नोट्स में आईपीओ एफपीओ लिखा और यहां पर आईपीओ है, अरे बिकॉज रेगुलेशन नंबर 40 पढ़ रहे हम यहाँ पे, आगे एफपीओ में भी सेम चीज दे रखी है, तो उन्होंने दोनों को क्लब कर दिया है, ये गलती मत पकड़ना, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। समझ में आ रहा है ना क्यों? अदरवाइज आपको दो प्रोविजन पढ़ने पड़ते हैं, दो की जगह एक पढ़ने पड़े, इसलिए आईपीओ एफपीओ को क्लब किया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस पकड़ना ऊपर वाले पॉइंट से, द इशूअर मेकिंग एन आईपीओ और एफपीओ अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अलग, अभी भी फिक्स प्राइस में क्या है समय, शैल प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले enter into an underwriting agreement with the merchant banker stockbroker registered with the board to act as underwriter, indicating therein the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of application either by themselves or by procuring subscription at a predetermined price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus. 90% content is same, सही है। डिफरेंस कहां पे मिल रहा है? ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बस टेक 1 मिनट टाइम, आपके नोट्स में सेम कंटेंट दे रखा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्या इंटेंट होगा, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों दो अलग अलग पैराग्राफ बने। चलिए, कोई व्यक्ति प्रकाश डालना चाहता है इस पे? ठीक है,
आपके शब्द हैं, नीचे के अंदर मैंडेटरी कर रहे हैं, ऊपर लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। कोई और व्यक्ति कुछ कहना चाहता है? यस सर। रिजेक्ट कर दिए मतलब? ठीक है, चलो एकदम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो बेस चीज़ सबको याद हो चुकी है कि अंडरराइटर के साथ अग्रीमेंट करना होता है प्रोस्पेक्टस साइन करने के पहले, प्रोस्पेक्टस सबमिट करने के पहले। ये अग्रीमेंट के बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए और हमें ये लिखना पड़ेगा कि किस प्राइस पे इनको इशू करें जो कि आपके पब्लिक प्राइस से कम नहीं हो सकती है, ठीक है सर। अब इन्होंने 2 पॉइंट क्यों बनाए? ऊपर वाले पॉइंट में इन्होंने फोकस किया ऑन द पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दे शैल सब्सक्राइब टू, कि मैक्सिमम कितनी सिक्योरिटीज है जो ये लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस है ऊपर वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। इधर बाय देमसेल्फ और बाय प्रोक्योरिंग सब्सक्रिप्शन। कि कोई स्टॉक ब्रोकर है, आप इमेजिन करो एक ब्रोकर हूं मैं मोतीलाल ओसवाल, तो मुझे एक लॉट मिल रहा है पूरा आईपीओ में कि 1 लाख शेयर्स का आईपीओ आ रहा है, 20,000 मैं बेचूंगा, दिस इज द मैक्सिमम सिक्योरिटीज, देन आई कैन सब्सक्राइब टू थ्रू माई क्लाइंट्स ओनली, ठीक है। वेयर जब सेकेंड हाफ के अंदर फोकस कर रहे हैं कि सुनो ध्यान रखो, अंडरराइटिंग में एक और चीज होनी चाहिए, अंडरराइटिंग शुड हैव the number of securities they shall subscribe on account of rejection of applications either by themselves or by procuring subscription। फर्स्ट फेज के अंदर ये चलेगा कि सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन आई उसके अंदर आपको ऐसा ऐसा लॉट मिलेगा कि चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल को वापस हमारे पास शॉर्टफॉल आता है सेकंड फेज का मतलब है ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, वी आर रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। पोस्ट रिजेक्शन करने के बाद में भी अगर कहीं पे शॉर्टफॉल हो रहा है तो दैट शॉर्टफॉल ऑल्सो हैज टू बी फिल्ड बाय यू इन अ वे। फर्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश करता है मैक्सिमम लिमिट, सेकेंड पॉइंट बताने की कोशिश करता है मिनिमम लिमिट। अब मिनिमम लिमिट भी कब? नॉर्मल फेज में नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि भैया अगर हमको जरूरत पड़ी और हमने एप्लीकेशंस रिजेक्ट की बहुत सारी और अब हमें सब्सक्रिप्शन के अंदर शॉर्टफॉल हो रहा है तो भी आप लोग लोगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये है ना, ये नॉर्मल मेन अंडरराइटिंग है। मेन अंडरराइटिंग यही है फर्स्ट पार्ट में कि जब भी हमारी कंपनी का इशू आ रहा है तो आपको अंडरराइटिंग करा लेनी है कि भैया आप इतने 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 की गारंटी ले रहे हो। मैक्सिमम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर टोटल 1 लाख शेयर्स हैं तो 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी थोड़ा ना लेंगे लोगों से। तो 1 लाख शेयर्स हैं तो 20,000 20,000 20,000 20,000 वगैरह की हमने लोगों की श्योरिटी कर दी। इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। फर्म के अंदर क्या हो जाता है, फर्म अंडरराइटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, तो फर्म अंडरराइटिंग भी हो सकती है, उस पर उसको आईसीडीआर कंसिडर नहीं कर रहा है, पर आईसीडीआर कहता है कि हर एक को हमने करके टोटल हमारे जो शेयर्स थे उसको अंडरराइट करा दिया मैक्सिमम लिमिट के साथ में। अब उनको बाद में एक और ऐड करना पड़ा कि अगर ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, अगर एप्लीकेशंस को हम लोगों ने रिजेक्ट किया एंड ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन वी हैव रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड स्टिल देयर इज अ स्मॉल शॉर्टफॉल, हमारे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने के बाद अगर शॉर्टफॉल आ जाता है तो ये शॉर्टफॉल भी अंडरराइटर्स तुमको ही लेना पड़ेगा। तब तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि हमारा काम था एक बार अवेयरनेस करके एप्लीकेशंस लाने की, टोटल कंपनी के शेयर्स इशू करने 1 लाख, एप्लीकेशंस आ गई 1,25,000, अब हम कुछ नहीं लेंगे। दे कैन नॉट से दैट। यहां पर वो कह रहे हैं कि हाँ अगर 1 लाख है और 1,25,000 आ गई तो उनको कंपल्सरी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार कंपनी ने अपने कारणों से अगर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी किया, देव रिजेक्टेड एप्लीकेशन, उसके बाद में शॉर्टफॉल होता है तो भी अंडरराइटर को लेना पड़ेगा। अब इसमें और डेप्थ में जाना चाहे तो एक कंपनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट क्यों करेगी? Now that's a different issue altogether कि why a company is rejecting the application, कि रिजेक्शन के बाद में अंडरराइटिंग हो रही है और वो अंडरराइटर को कहा जा रहा है लेना। तो ये वेरियस माइनर केसेस आते हैं जिसके अंदर कंपनी माइट रिजेक्ट सर्टेन एप्लीकेशन, बट एट दिस जंक्चर बस इतना सा समझना है हमको कि अंडरराइटिंग 2 फेजेस में हो रही है। एक जो हम हमेशा बचपन से समझते आ रहे हैं मैक्सिमम अंडरराइटिंग, कि भैया शुरू में ही बोल देते हैं कि इतने 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 शेयर्स की अंडरराइटिंग हो गई है, शॉर्टफॉल हुआ तो आप लोगों को लेना है प्रिज्यूम। और सेकेंड फेज ऑफ अंडरराइटिंग कि भैया सबसे पहले एप्लीकेशन आई, कंपनी ने रिजेक्ट किया कि इनके ऐप आपको रिजेक्ट, रिफंड 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 रिफंड। अब इसमें हमारा 98% अलॉटमेंट हो रहा है, 2% बाकी है अभी भी, तो ये 2% के लिए हम बोल रहे हैं अंडरराइटर तुमको ही लेना पड़ेगा। हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के कारण भी अगर शॉर्टफॉल हो रहा है तो भी अंडरराइटर तुमको लेना होगा। इसके लिए हमें एक सेपरेट साइन कराना पड़ेगा। अगर ये क्लॉज नहीं होता तो हम जब रिजेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस को फिर अंडरराइटर वर नॉट ऑब्लिगेटरी टू बाय इट अप, बिकॉज उनकी जिम्मेदारी तो यही है ना कि हम इतना लेंगे। रिजेक्शन के बाद भी वो लेने को रेडी होंगे, इसके लिए सेपरेटली हमको साइन करवाना पड़ता है।
सेकेंड हाफ का मतलब समझ रहे हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी आपके लिए इसको रियल लाइफ में इमेजिन करना मुश्किल है कि भैया क्यों रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट प्रोविजन समझ में आ रहा है। नॉर्मल अंडर राइटिंग कि हमको इतना अंडर राइट करना होता है, रिजेक्शन के केस में और जरूरत पड़ी तो भी हमको अंडर राइटिंग करना पड़ेगा, ये भी हमें पहले से लिख के देना है। ईजी है। ये बात की उन्होंने फिक्स प्राइस मैकेनिज्म की। अभी बात हो रही है फिक्स प्राइस मैकेनिज्म की अदर देन बुक बिल्डिंग। अब ये आते हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए। इफ एन इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग तो क्या होगा। अब इन्होंने बहुत सारे पॉइंट बोले। सबसे पहले तो एग्जाम में ध्यान रख लेना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है अंडर राइटिंग पे, आई डोंट थिंक आएगा, आ जाता है, तो उसमें दो हिस्से हो जाएंगे, एक अंडर राइटिंग फॉर अदर देन बुक बिल्डिंग एंड अंडर राइटिंग फॉर बुक बिल्डिंग। फॉर बुक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट है। अदर देन बुक बिल्डिंग में तो कुछ है ही नहीं कि अगर आपका बुक बिल्डिंग नहीं है तो भाई आप एक अग्रीमेंट साइन कर लो बस, और अग्रीमेंट के अंदर इशू प्राइस बता दो जो कि पब्लिक प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, और ये आपके फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के पहले हो जाना चाहिए। दैट इज ईजी। अब आता है बुक बिल्डिंग के केस में। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। ए, द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर। कंपल्सरी है कि इशू किसको अंडरराइट करना है, लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर। उसमें भी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीड मैनेजर की। हु इज अ लीड मैनेजर, आपके जो मर्चेंट बैंकर है उसमें होते हैं लीड मैनेजर, ठीक है साहब। तो लीड मैनेजर वो है जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं आपके लीड मैनेजर, इनकी जिम्मेदारी अंडर राइटिंग की। वो चाहे तो सिंडिकेट मेंबर को ला सकते हैं साथ में। ना व्हाट इज सिंडिकेट मेंबर, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। सिंडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप, नो टेक्निकल वर्ड, सिंडिकेट वर्ड। पुष्पा मूवी देखी हमने, उसमें वो सिंडिकेट था, तो ये कोई लीगल वर्ड टर्म थोड़ी ना है। सिंडिकेट सिंपली मीन्स अ ग्रुप। आज मान लीजिए आप लोगों ने भी एक सिंडिकेट बना लिया अपने 5-7 लोगों का, ठीक है साहब, जैसे ही लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक में उस मेस की उस टेबल पे हम भी बैठेंगे, ये हमारा 8 लोगों का सिंडिकेट, सिंडिकेट है वो भी आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंडिकेट सिंपली मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल। और ये बहुत कॉमन है, जैसे कि धार्मिक स्थल पे आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ लोग मिलते हैं जो प्रेमाइस के अंदर आर सेलिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स। ना वहाँ पे फ्री मार्केट नहीं है। अगर आप भी सोचो कि मैं भी अंदर जाके बेचना चाहूँगा, नहीं, दे हैव देयर सिंडिकेट कि हम जो 15 लोग हैं, 15 के अलावा कोई और आके अंदर उसका सामान नहीं बेच सकता। सिंडिकेट है, ग्रुप है, एज ईजी एज दैट। सो सिंडिकेट मेंबर सिंपली मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर। ये कौन होते हैं, ये अंडर राइटर्स हैं जो मार्केट में रजिस्टर्ड अंडर राइटर्स, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है। लीड मैनेजर अगर चाहे तो सिंडिकेट मेंबर्स को बुलाता है, वो चाहे तो अकेला भी हैंडल कर सकता है। फर्दर अगर कल को डिफॉल्ट हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन में, तो कौन खरीदेगा सिक्योरिटीज, लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर। अगर सिंडिकेट मेंबर में भी डिफॉल्ट हो गया तो लीड मैनेजर को सिंडिकेट मेंबर का भी शॉर्टफॉल को पूरा करना पड़ेगा। आई विल रिपीट इट अगेन, अच्छे से समझना, बस यही एक लाइन समझने की, बाकी सब बहुत ईजी है। आई एम द लीड मैनेजर, ठीक है ना, तो एक कंपनी है उसका आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, आई एम द लीड मैनेजर, ठीक है। लीड मैनेजर होने के नाते मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अंडर राइटिंग करवानी है, ठीक है सर। अब इस अंडर राइटिंग के लिए मैंने जाके 5 अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया, उन 5 को बोलेंगे सिंडिकेट मेंबर कि दे आर द सिंडिकेट मेंबर्स एंड नाउ ये 5 मिलकर पूरी अंडर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कल को अगर शॉर्टफॉल हो गया एप्लीकेशन में तो इन 5 को लेना है। अगर वो 5 डिफॉल्ट कर जाते हैं, ऐसा होगा नहीं, पर अगर मान लीजिए उन 5 ने डिफॉल्ट कर दिया कि नहीं हम भी नहीं एक्वायर कर सकते, तो उस केस में लीड मैनेजर को खुद को फिर वो शेयर्स एक्वायर करने होंगे। लीड मैनेजर इज दैट पर्सन हु मेक्स द मैक्सिमम मनी ड्यूरिंग आईपीओ। उसकी फीस बहुत तगड़ी होती है, तो इसके कारण उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ही हैज टू एंश्योर कि ओवरऑल पूरा अंडर राइटिंग अच्छे से, और नहीं होता है तो उसको शेयर खरीदने पड़ेंगे। लेट्स रीड इट अप, देखते हैं। द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर, ठीक है सर, प्रोवाइडेड दैट at least 75% of the net offer proposed to be compulsorily allotted to QIB for the purpose of compliance of eligibility condition shall not be underwritten। जो QIB पोर्शन है उसका अंडरराइटिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अंडरराइटिंग पब्लिक के इशू के कंपोनेंट के लिए होगी ना, तो जो QIB का कंपोनेंट है उसके लिए आपको अंडरराइटिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया इन्होंने, जो हम 75% QIB को देते ना, अगर ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से आ रहे हैं 61, 62, तो 62 से अगर आ रहे हैं तो 75% हैज टू बी अलॉटेड टू QIB। तो उस केस में आपको QIB का पोर्शन है उसके लिए अंडरराइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरराइटिंग होती है पब्लिक इशू कंपोनेंट के लिए। द इशूअर शैल प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, सेम है ऊपर जैसा ही, विद द लीड मैनेजर और मैनेजर्स एंड सिंडिकेट मेंबर्स, ठीक है। हाँ, एक और चीज आसान समझने के लिए हम ऐसा कह देते हैं जनरली कि लीड मैनेजर अगर 3-4 मैनेजर है तो उसमें से एक लीड मैनेजर है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लीड मैनेजर्स भी 2-3 हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा,
हेडिंग होगी लीड मैनेजर्स और नीचे 3 लोगों का नाम लिखा होगा। तो लीड मैनेजर्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो 3-4 एजेंसीज हैं, 3-4 मर्चेंट बैंकर है, वो सब लीड मैनेजर है, ऐसा अलाउड है। Indicating therein the number of specified securities they shall subscribe on account of rejection of bids either by themselves or by procuring subscription at a price which shall not be less than the issue price and shall disclose the fact of such underwriting in the prospectus। सेम है ऊपर जो लिखा था कि आपको फाइलिंग करने के पहले अपना एक अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कर लेना है जिसमें आप इश्यू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, इस प्राइस पे अक्वायर करोगे शेयर्स, और ये आपने पहले से साइन करके रख लेना है फाइलिंग बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। इजी। इफ द issuer desire to have the issue underwritten to cover under subscription in the issue, it shall, prior to filing of red herring prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager and syndicate member to act as underwriter, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to either by themselves or by procuring subscription at a price which shall not be less than the issue price। सिमिलर बात समझ में आ रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे उन्होंने रेड हेरन प्रोस्पेक्टस का भी नाम लिया है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, if the syndicate member fails to fulfill their underwriting obligation, the lead manager shall fulfill the underwriting obligation। अगर syndicate member अपनी underwriting obligation comply नहीं कर पाए तो primary responsibilities of lead manager। The lead manager and syndicate member shall not subscribe to the issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligation। It means उनको लग रहा है कि यार ये तो शेयर बहुत अच्छा है, we want to buy this share also, you cannot buy this share। आप शेयर सिर्फ तब खरीद सकते हैं जब आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, शॉर्टफॉल नहीं है तो आप शेयर अक्वायर नहीं कर सकते। इट मीन्स जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है तो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि यार आईपीओ अच्छा है हम भी थोड़े शेयर्स ले लेते हैं, नॉट अलाउड एट ऑल। सिर्फ शॉर्टफॉल है तो ही आप ले सकते हैं। तो लीड मैनेजर हो या सिंडिकेट मेंबर हो, दे कैन नॉट सब्सक्राइब टू द इशू इन एनी मैनर एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ कितना भी अच्छा आएगा, मर्चेंट बैंकर एक लॉट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता है बिकॉज आप उसके मर्चेंट बैंकर हो। सिंपल है। आगे और है, इन केस ऑफ एवरी अंडर रिटन इशू, कोई भी इशू जो जिसकी अंडरराइटिंग हुई है, द लीड मैनेजर शैल अंडरटेक मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड इन सेबी, दिस इज रेगुलेशन 1992। जब भी अंडरराइटिंग कर रहे हो आप, लीड मैनेजर को इंश्योर करना है कि कम से कम जो मिनिमम अंडरराइटिंग है वो स्पेसिफाइड पूरी की पूरी कंप्लाई होनी चाहिए एज पर द सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन। तो जो भी आपके मिनिमम अंडरराइटिंग है वो आपको कराना पड़ेगा। मिनिमम अंडरराइटिंग कितना होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ का इशू है तो आपको 90 करोड़ की अंडरराइटिंग कराना कंपलसरी है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अंडरराइटिंग है और ये किसको कराना है? पूरा का पूरा लीड मैनेजर को करवाना है। लास्ट, वेयर द इश्यू इज रिक्वायर्ड टू बी अंडररिटन, द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन शुड बी एट लीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये हमको ऊपर समझ में आया और यहाँ पे हो जाता है पूरा पूरा टॉपिक खत्म। रुक जाते हैं हम लोग आते हैं हमारे नोट्स के अंदर। अंडरराइटिंग, other than book building, for book building issue, अदर देन बुक बिल्डिंग इशू के लिए अंडरराइटिंग के प्रोसीजर अलग है और बुक बिल्डिंग के लिए अलग है। अदर देन बुक बिल्डिंग में तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका कहना है कि भैया आप बस क्या करो, एंटर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट प्रायर टू फाइलिंग व्हाट ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑफर डॉक्यूमेंट इज द जनरल वर्ड, प्रोस्पेक्टस इज अ स्पेसिफिक वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में द प्राइस एट विच शेयर्स विल बी सब्सक्राइब्ड in case of अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में जिस प्राइस पे आपको शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे शुड नॉट बी लेस देन, वेरी इजी। इश्यू प्राइस और अंडरराइटिंग अग्रीमेंट किसके साथ एंटर किया जाता है? हमारा मर्चेंट बैंकर एंड लिखा है या और लिखा है? फर्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, और स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर और द स्टॉक ब्रोकर्स। मर्चेंट बैंकर और स्टॉक ब्रोकर
टू एक्ट एज अंडरराइटर। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? काफी आसान है, कुछ भी नहीं है। ये 3 पॉइंट एक बेसिक पॉइंट है कि अगर अदर देन बुक बिल्डिंग हो रहा है तो ये है ऐसा। अब आते हैं मेन हमारे बुक बिल्डिंग के प्रोविजन पे। आप अगर पिछले आईपीओस देखोगे 10 में से 10 बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के, 10 में से 9 भी नहीं कह रहा हूं, 10 में से 10 बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के। तो आज की तारीख में लोग बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से ही आते हैं। और क्या हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि सारे आईपीओ को देख के, फोकस ये सब लोग यहाँ पे आ जाओ, अच्छे से फोकस करो यहाँ पे। द रीजन आई नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू गाइज ऑलरेडी नो, वी आर डूइंग इट अप, ताकि मुझे आगे के रेगुलेशन नए पढ़ाने में परेशानी नहीं है। तो मैं सबको एक सेम लेवल पे लेकर आ रहा हूँ, इसलिए तो एकदम मजे से रहो, सुनने की कोशिश करो जितना हो रहा है, ठीक है ना? ध्यान देंगे। यस, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, 10 में से 10 आईपीओ बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से आ रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि ये सब लोग ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से हैं, ये जरूरी नहीं है। बुक बिल्डिंग या तो कंपल्सिव हो सकता है या ऑप्शनल भी तो हो सकता है। आपकी कंपनी वॉज कंप्लाइंग विद ऑल द रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी का 15 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ सब कंप्लाइड है आपका, लेकिन फिर भी यू कैन चूज टू कम अप विद बुक बिल्डिंग। तो हमको समझना होगा कि बुक बिल्डिंग दिख रहा है मतलब ये मत प्रिज्यूम करो कि ये कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर पाए और 75% क्यूआईबी को देकर आ रहे हैं। बुक बिल्डिंग ऑप्शनल भी हो सकता है, कंपल्सिव भी हो सकता है। तो कंपल्सिव ऑप्शनल बुक बिल्डिंग मतलब आपने सारी कंडीशन कंप्लाई की है, आपका नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ है, आपका प्रॉफिट एवरेज 15 करोड़ है, आपका नेटवर्थ भी 1 करोड़ है, नेम चेंज वाला भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फिर भी यू डिसाइडेड टू कम अप विद बुक बिल्डिंग। तो आप जब पिछले केसेस देखोगे तो आपको वैसे भी केसेस मिल जाएंगे जब आईपीओ देखोगे। तो बुक बिल्डिंग के प्रोविजन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। चल, अब आ जाता है फॉर बुक बिल्डिंग इशू, कि बुक बिल्डिंग का इशू होगा तो कैसे होगा। सबसे पहली चीज उन्होंने कह दी कि बुक बिल्डिंग का जब भी इशू होगा तब कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर, सिंडिकेट मेंबर। एंड लिखा है और एंड, ठीक है। मर्चेंट बैंकर एंड सिंडिकेट मेंबर टू एक्ट एज अंडरराइटर। स्क्रीन पे देखना, अब हम सीक्वेंस थोड़ा चेंज करेंगे। मर्चेंट बैंकर, सिंडिकेट मेंबर टू एक्ट एज अंडरराइटर, ओके। अंडरराइटिंग हैज टू बी फॉर एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सही है, जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा उतना तो आपको अंडरराइटिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद में मर्चेंट बैंकर अपॉइंट्स syndicate members who are registered with SEBI टू एक्ट एज अंडरराइटर। मर्चेंट बैंकर ही अपॉइंट करता है कि कौन कौन लोग अंडरराइटर बनेंगे, ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अंडरराइटर, ठीक है सर। इफ सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू कंप्लाई विथ देयर ऑब्लिगेशंस, किसको करना पड़ेगा? मर्चेंट बैंकर। हाँ, मर्चेंट बैंकर की जगह मैं लीड मैनेजर लिख देता हूं हर जगह पे, पहले ही लीड मैनेजर, लीड मैनेजर, लीड मैनेजर। ये वैसा ही है जैसे हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं ना, वैसा ही कि मर्चेंट बैंकर जनरल वर्ड है, वो व्यक्ति है मर्चेंट बैंकर, द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट बैंकर लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लेकिन यहां पर आके उसको रोल दे रहे हैं हम, क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वैसे यहां पे हो गया लीड मैनेजर। सब लोग साथ में हो ना, बहुत ईजी है। If the syndicate member fails to comply with their obligation, lead manager is under the obligation to comply. To fulfill the requirement. सही है। इसके बाद में बचे हुए पॉइंट तो सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे, जैसे कि agreement has to be entered before filing of prospectus, underwriting agreement to be entered prior to filing of offer document, उसके बाद में underwriting rather price at which shares will be
subscribed in case of under subscription shall not be less than the issue price. बात खत्म. ये सिर्फ लिख के भी इसलिए दिया है ताकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि आता तो है पर लिखते टाइम पॉइंट नहीं बन रहे. इट्स वेरी इजी. आपको एक आर्ट समझना होगा कि हम पूरा का पूरा फंडिंग, पूरा सिक्योरिटीज लॉ समझेंगे और क्वेश्चन आने पे आप उसको लिख पाओ. लिखना इज वेरी इजी, है ही नहीं डिफिकल्टी. सारे पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक तरीके से बताना है. क्या ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले हो जाना चाहिए, इस प्राइस के नीचे हम नहीं कर पाएंगे, लीड मैनेजर अपॉइंट करता है, लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर को मिलकर करना है, कम से कम 90% करना होता है, सिंडिकेट मेंबर नहीं कर पाए तो लीड मैनेजर की जिम्मेदारी आ जाएगी. ये सब पॉइंट्स बहुत ईजी है, बस इसको एग्जाम में बनाना आना चाहिए. और अगेन ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव कॉपी पेस्ट है, ये भी कुछ नया नहीं है. प्रोफेशनल से बात क्या होगा कि वो सिलेबस बढ़ जाएगा, बस रहना वैसे ही है. तो वैसे तो उनको पूछना नहीं चाहिए, बट अगर कभी पूछ लेते हैं तो वो इसके लिए पूछ सकते हैं कि बुक बिल्डिंग इशू के लिए अंडरराइटर के अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस क्या है. तो हमको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखने होते हैं. देन वी आर सुपर सॉर्टेड. कुछ परेशानी आ रहा? 75 वाला पॉइंट, QIB वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि QIB के लिए आपको अंडरराइटिंग की आवश्यकता नहीं है. चलो एक और क्वेश्चन बन जाता है, आ जाओ यहाँ पे अच्छे से. क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर एक कंपनी वॉलेंटरी अंडरराइटिंग कर रही है, वॉलेंटरी बुक बिल्डिंग कर रही है, समझ में आ रहा है, तो उसमें QIB को दे सकते हैं ना फिर भी 25-30%. मैक्सिमम 50 का प्रोविजन है ना. ये मिनिमम 35% हैज टू बी गिवन टू, मिनिमम 15 हैज टू बी गिवन टू, मैक्सिमम 50 कैन बी गिवन टू QIB. तो उसके अंदर हो सकता है एक कंपनी 50 दे रही है, 50% RII को दे रही है, 20% NII को दे रही है और 30% QIB को दे रही है. तो क्या ये QIB का जो पोर्शन है इसके लिए अंडरराइटिंग होती है क्या? थिंक. नहीं. आपको क्वेश्चन समझा क्या मेरा? ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया मैंने ऐसे ही घर पे पढ़ के आने के लिए. एक और क्वेश्चन यहां पे क्या हो रहा है, सुनना अच्छे से क्वेश्चन को. ऊपर जब हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, पहली लाइन में आते हैं हम, पेंसिल से ही करना, पेन से कुछ मत कर देना. इसकी बात कर रहा हूं मैं. नॉर्मली कह दिया कि इशू हैज टू बी अंडर रिटन. फिर यहां पे कह रहे हैं एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर प्रपोज टू बी कंपल्सरी अलॉटेड टू QIB फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन 6(2) शैल नॉट बी अंडर रिटन. कि जो 75% QIB को देते हैं वो अंडर राइटिंग नहीं कराना है. अब इसके आपके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. पहला इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि 75% टू QIB के केस में अंडर राइटिंग नहीं कराना है, लेकिन इधर जो लिखा है ना 50% तक QIB को दे सकते हैं, वह अंडर राइटिंग कराएंगे. ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 है. इंटरप्रिटेशन नंबर 2 कुड बी QIB को जब भी देते हैं तो कोई भी आपको अंडर राइटिंग कराना नहीं है. नाउ थिंक अबाउट इट एंड आंसर टुमारो. घर जाना है. 2 क्वेश्चन हो गए आज के सोचने के. इसको ये कोशिश, आपका जो दूसरा ओपिनियन है ना जिसके अंदर कि सर 75 में हम कराएंगे अंडर राइटिंग, 50 में या उस केस में नहीं कराएंगे अंडर राइटिंग, सोचना तो, सॉरी 75 में नहीं कराना अंडर राइटिंग और 50 में कराएंगे अंडर राइटिंग, सोचना वो कैसे डुएबल होगा रियल लाइफ में. क्वेश्चन समझ में आया सबको? बस क्वेश्चन में रिसर्च करके आना, कल कंप्लीट करेंगे. चलो कहिए ना सर. यस ओके. आप कह रहे हो कि अपन समरी में ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल ऐड कर देता हूं. हाँ, समरी के अंदर जब मैं बनाता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि 100% चीजें कवर हो जाएगी. मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर पॉइंट कवर कर दूं. एक आधा पॉइंट यहां पे कम भी हो सकता है. अब एक और पॉइंट ऐड ये हो जाएगा कि जो भी सिंडिकेट मेंबर है और मर्चेंट बैंकर है जो अंडरराइटर की तरह काम कर रहे हैं, फिर वो लोग कभी भी IPO के अंदर शेयर्स खरीद नहीं सकते. सिंपल है. लीड मैनेजर and syndicate member not to acquire any shares in IPO or FPO except to fulfill the underwriting obligation. सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक काफ़ी आसान है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है. चलो, और इसके साथ में एक छोटू सा टॉपिक हमारा अंडर राइटिंग हो जाता है कंप्लीट. ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है.
ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग क्लास में पूरी समरी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट लेवल आता रहेगा। बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं समरी कुछ बना के लेकर आ जाऊंगा, जो इजी प्रोविजन है उनके लिए, लाइफ और इजी हो जाती है। इसके बाद में एक और टॉपिक आ जाता है मॉनिटरिंग एजेंसी। कुछ समय पहले मॉनिटरिंग एजेंसी का पूरा कंसेप्ट रिवैम्प हुआ था, तो एक बार रीड करेंगे फटाफट से इसको, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो गई है, साथ में रीड कर रहे हैं। मॉनिटरिंग एजेंसी, इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग ओएफएस, ओएफएस को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सीड्स 100 करोड़, इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है ओएफएस को छोड़ने के बाद, द इशूअर शैल मेक अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इशू टू बी मॉनिटर्ड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पहले सीआरए नहीं था, अब ये सीआरए को ला चुके हैं कि कौन अपॉइंट होगा मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद सेबी। ठीक है सर, तो पहले चीजें ओल्ड क्या था वो भी छोड़ देते हैं, सिंपल क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने। पहला, जो आपका इशू साइज है एक्सक्लूडिंग ओएफएस, इफ इट एक्सीड्स 100 करोड़, एक्सक्लूडिंग ओएफएस इसलिए क्योंकि मॉनिटरिंग एजेंसी क्यों आ रही है कि वो मॉनिटर करेगी कि जो पब्लिक का पैसा रेस किया है, जो ऑब्जेक्ट बताया उसी के लिए यूज कर रहे हो ना, हर कहीं तो यूज नहीं कर रहे हो, तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी देख रही है। ओएफएस का पैसा कंपनी यूज करती है क्या? ओएफएस का पैसा तो ये आया और ये गया, तो उसमें तो मॉनिटरिंग एजेंसी का कोई रोल ही नहीं है ना। तो अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है ओएफएस को छोड़ के, तो ही मॉनिटरिंग एजेंसी आएगी, एकदम लॉजिकल है, कोई परेशानी नहीं है। इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग ओएफएस exceeds 100 crore, then you'll have to appoint a credit rating agency. It has to be monitored by a credit rating agency registered with SEBI. Monitoring agency shall submit its report to issuer in the format specified in ICDR on a quarterly basis. Every quarter end पे मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट जाएगी। ठीक है साहब, कब तक जाएगी? अप टिल 100% ऑफ द प्रोसीड्स हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब जब तक आपका पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक जाएगी। पहले 100 भी नहीं था, ठीक है, तो हमको पहले का छोड़ भी देते हैं, तो अभी ध्यान रखना है कि ये चीजें के बाद में फाइनल प्रोविजन हो जाता है। चलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इशूअर शैल प्रोवाइड देयर कमेंट्स ऑन फाइंडिंग ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी। द इशूअर शैल within 45 days from the end of each quarter publicly disseminate the report of monitoring agency by uploading the same on its website as well as submitting the same to stock exchange on which the equity shares are listed. चलो, आप लोगों ने LODR में एक चीज पढ़ी होगी, क्वार्टरली कंप्लायंस। उस क्वार्टरली कंप्लायंस में एक चीज आती है कि मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका लॉजिक क्या है? मॉनिटरिंग एजेंसी आपकी कंपनी में अपॉइंटेड है, ये परमानेंटली अपॉइंट नहीं होती है, जब तक आपके आईपीओ का प्रोसीज यूटिलाइज नहीं हुआ तब तक के लिए आती है। एग्जाम्पल, टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी आईपीओ किया। टाटा टेक्नोलॉजीज ने कितना पैसा रेस किया? रफली कोई व्यक्ति बताना चाहे? 5000 CR ले लेते हैं, रफली उसके आसपास है। 5000 करोड़ का पैसा रेस किया है, इसमें से ओएफएस कितना था? पूरा ओएफएस था। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है 5000 करोड़ का, पूरा ओएफएस है, तो क्या मॉनिटरिंग एजेंसी आएगी क्या? आप सोचो, प्रैक्टिकली भी आके करेगी क्या? पैसा आया गया, अब क्या करूं मैं? तो मॉनिटरिंग एजेंसी का रोल ही तब होगा जब ओएफएस का हिस्सा छोड़ के 100 करोड़ का पब्लिक इशू होना चाहिए। लॉजिकल है, तो याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में सर अगर 100 करोड़ से कम है, तो इतना कम अमाउंट है कि इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी क्या ध्यान देगी, इसलिए तो उन्होंने कहा कम से कम 100 करोड़ ज्यादा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ओएफएस। चलो, हम जोमेटो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जोमेटो ने कुछ 3-4 हज़ार करोड़ का आईपीओ लाया था, उसमें से 700-800 करोड़ का ओएफएस था और रफली 2,500-3 हज़ार करोड़ का उनका आ रहा है पब्लिक इशू। अब 100 करोड़ से ज्यादा है, यस, अब मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। तो यू विल हैव टू अपॉइंट, कंपनी कैन चूज एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इंडिया में 10-12 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनमें से किसी भी एक को चूज किया कि आप हमारे मॉनिटरिंग एजेंसी बन जाओ। अब वो मॉनिटरिंग एजेंसी बन गए जोमैटो के। कब तक काम करेंगे? जब तक वो 2,500 करोड़ पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता। तो मान लीजिए 2019 में, 2018 में जोमैटो केम अप विद देयर आईपीओ। एग्जांपल, 2019 में जोमैटो केम अप विद देयर आईपीओ, उसमें उन्होंने 2,500 करोड़ का पब्लिक से पैसा रेस किया। उसको यूज करने में उनको 4 साल लगे। 4 साल तक उस पैसे को यूज करते रहे, तो पूरे 4 सालों तक मॉनिटरिंग एजेंसी आपकी कंपनी के ऊपर काम करती रहेगी, अपॉइंटेड रहेगी। हर क्वार्टर एंड में मॉनिटरिंग एजेंसी एक रिपोर्ट बनाएगी कि 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ में से इतने अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज, इतना बाकी है, वेयर हैव दे यूटिलाइज, दिस प्लेसेस दे हैव टू यूटिलाइज। ये रिपोर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी देगी कंपनी को। The report has to be given by monitoring agency to the company. Thereafter company के BOD इस रिपोर्ट को चेक करेंगे, they think that they need to give some explanation of this, तो वो explanation ऐड करेंगे और फिर ये पूरी रिपोर्ट जाएगी पब्लिक को एंड स्टॉक एक्सचेंज को। The report has to reach stock exchange within 45 days.
तो आपका क्वार्टर एंड के 45 डेज के अंदर रिपोर्ट जानी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो आप समझो क्वार्टर एंड के उसके पहले ही रिपोर्ट मिल जानी चाहिए टू द कंपनी। कंपनी उसमें ऐड करके मॉनिटरिंग एजेंसी के रिपोर्ट में अपने कमेंट्स को ऐड करके स्टॉक एक्सचेंज को देगा विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वाइट इजी, एकदम इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हो गया आपका पूरा मॉनिटरिंग एजेंसी का रूल। इसके लिए अगर सवाल दिमाग में आता है मॉनिटरिंग एजेंसी पे क्वेश्चन आ गया तो क्या, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा मॉनिटरिंग एजेंसी किन कंपनी के ऊपर आएगी। जिन कंपनी के ऊपर देख रहा है 41 एंड 137, मतलब आईपीओ पे भी आएगी और एफपीओ पे भी आएगी, ठीक है। अगर हमारा पब्लिक इशू 100 करोड़ से ज्यादा हुआ है एक्सक्लूडिंग ओएफएस तो आएगा मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, मॉनिटरिंग एजेंसी पे कौन अपॉइंट होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी। तीसरा क्वेश्चन, कब तक, जब तक प्रोसीड्स हैव बीन 100% यूटिलाइज। चौथा, रिपोर्ट किसको देना होता है, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट देता है कंपनी को। लास्ट, कंपनी को ये रिपोर्ट पे कमेंट्स ऐड करके स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है और पब्लिसाइज करना है, वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। काफी इजी 5 पॉइंट्स हैं। दिमाग में पॉइंटर्स बनाते हुए चलो। कंसेप्ट को समझना तो अहम है ही है, बट वो तो आपको पहले से भी पता है ना। तो यहाँ पे से उसके पॉइंटर्स बनाने के अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, बहुत ईजी है। मॉनिटरिंग एजेंसी पे एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन आए हुए हैं, फुल मार्क्स देके जाता है, बिकॉज इसमें गलत करने का स्कोप नहीं है। अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और आपने सारे पॉइंट लिख दिए, पेपर चेकर आपको 3 on 3 देके जाएगा। शायद अंडर राइटिंग में ऐसा नहीं होगा, अंडर राइटिंग में क्वेश्चन आएगा आपको 3 में से 2 दे देगा। जनरल पॉइंट्स एंड हियर वी हैव स्पेसिफिक पॉइंट्स। इजी है, चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी मटेरियल्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। All public communication, publicity material, advertisement and research report shall comply with the provision of Schedule 9 of SEBI ICDR regulation। कि भाई साहब आपको ध्यान रखना है, Schedule 9 बोला है, Chapter 9 नहीं बोला है। Chapter 9 तो दूसरा कोई चैप्टर आ जाता, लेकिन Schedule 9 बोला है, मतलब उन्होंने पूरा एक्ट खत्म होने के बाद में शेड्यूल्स दे रखे हैं और शेड्यूल के अंदर उन्होंने बताया कि आपको मटेरियल को कैसे कैसे पब्लिसाइज करना है। तो जितने भी आपके पब्लिक मटेरियल होंगे उनको आपको शेड्यूल 9 के हिसाब से पब्लिसाइज करना है। सर देखना चाहते हैं शेड्यूल 9 में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है हमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, देख लेते हैं। ये इस बेर एक्ट में शेड्यूल नहीं है क्या, शर्म है ना, है। घबराओ मत। शेड्यूल 9 ये शेड्यूल तो बहुत ज्यादा हो गया ना, नहीं पार्ट सी, तो रुको फिर पार्ट बी। अब मुझे लग रहा है शेड्यूल बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। देखो 8 पे आ गए हम, हमको चाहिए 9 और 8 के बाद 9। मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा शायद। टेन पेज नंबर क्या मिला सर आपको, 426। अपन का है, अरे बहुत क्लोज है। चलो यस यारा, चलो परफेक्ट। आते हैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी मटेरियल। अब एकदम आराम से हम देख रहे हैं, जहां जहां समय परमिट करेगा मैं लेके जाऊंगा। आइडियली आप लोगों को क्या करना चाहिए, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी किसी एक्ट के आप शेड्यूल देखेंगे तो आपको उस एक्ट को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है वो दिखेगा। तो
तो शेड्यूल में आपको फॉर्म नंबर्स मिलते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है ये दिखेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है दिखेगा, तो आप और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। सिलेबस में नहीं है तो इतना आप अभी नहीं जा सकते, और आपका सिलेबस बहुत छोटा तो नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ। एग्जाम खत्म होने का जिस एक्ट में इंटरेस्ट है उसके शेड्यूल्स देख लो, कॉम्पिटिशन एक्ट का देख लोगे तो यूल गेट अ बेटर ओवरसाइट। अब इसका चैप्टर नंबर शेड्यूल 9 देख रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी मटेरियल। एक कंपनी के जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इसे कंप्लाई करना है। अब इन्होंने रेगुलेशन का रेफरेंस भी दे रखा है, बट दैट इज ओके। अब देखो क्या क्या होना चाहिए। अब इन्होंने जनरल बात कैसी बोली, पहला पॉइंट ट्रूथफुल, फेयर, ये सब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। It reproduces or purports to reproduce any information contained in the draft of a document, so it should reproduce such information in full and disclose all the relevant fact, not to be restricted to selected extracts relating to the information. कभी कभी क्या होता है, हम हाफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उससे मैसेज कन्वे कुछ और हो जाता है। तो आपको ये भी नहीं करना है कि ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का पार्शियल आपने पब्लिकली दे दिया है और बाकी सब आपने डिटेल में रखा। इट शैल बी सेट फोर्थ इन क्लियर, कंसाइज, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। स्लोगन, ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए आपका। स्लोगन एक्सप्लेटिव और नॉन फैक्चुअल एंड अनसब्सटैंशिएटेड टाइटल्स, जैसे कि वो करती है ना जनता। अब मैं कैसे एग्जांपल दूं यार, आपने देखा होगा कैसा वो टीचर भी अपने नाम के साथ में 3-4 अल्फाबेट लगा देते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं सुनना चाहते हो बेशरम लोग, नहीं पढ़ता है मैं इन सब काम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये वाला समझ ही नहीं रहा है सर, ये नहीं, कम से कम 4 एग्जाम्पल। बेशर्मो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वहां पे एक बचा है, उसको बचाओ, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, संभालना अपने आप को, वहां पे कोई जाइएगा मत। चलो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, चलो। It's just that people keep certain slogans or something, politicians might keep it, products might keep it, which clearly displays that we are the best, ऐसा। तो ऐसे स्लोगन्स कोई भी कंपनी को अपने मटेरियल के अंदर नहीं लिखने, ऐसा जिससे कि एक गलत पिक्चर आए। उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, वो सिर्फ आपने खुद का नाम रख लिया और ऐसा चल रहा है। तो कोई कंपनी ने अपना नाम रख लिया, कोई पॉलिटिशियन ने अपने नाम के साथ में एक स्लोगन लगा दिया, तो वो तो अपना ही कहा हुआ स्लोगन है ना। इट इज गुड, आप अपने लोगों के बीच में रख सकते हो, बट उसको आप पब्लिकली एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में नहीं दे सकते, कंपनी आईपीओ एफपीओ के दौरान। उसके बाद में इशू एडवर्टीजमेंट शेल नॉट यूज टेक्निकल, लीगल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। कोई ऐसी लैंग्वेज आप यूज नहीं करोगे कि लोगों को आपने फुद्दू बना दिया। द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस। अब लॉस का आप ऐसा सब्सिट्यूट लेकर आ गए कि आपने लिख भी दिया और लोगों को समझ में नहीं, अरे वाह कंपनी इज इनकरिंग दिस, नाइस। तो इट इज जस्ट कि भाई यू शुड यूज सच लैंग्वेज दैट एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आगे नहीं जा रहे हैं, ये उन्होंने बहुत डिटेल में दिया है कि आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को क्या कंप्लाई करना है। तो हमें तो इतना से कह दिया कि आपको शेड्यूल 9 का ध्यान रखना है, बट उन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है कि आपको क्या क्या कंप्लाई करना है, इतनी चीजों का ध्यान रखना है। सो द मोमेंट यू वांट टू प्रैक्टिस यू शुड बी वेरी थरो विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऐसा। चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो भी है उनको शेड्यूल 9 को कंप्लाई करना है ऑफ सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, अब ये आ गया आपका प्री इशू एडवर्टीजमेंट। मुझे आई थिंक एक शब्द भी बताने की जरूरत नहीं होगी। प्री इशू एडवर्टीजमेंट और पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट याद है ना थोड़ा एग्जीक्यूटिव का, ये तो एग्जीक्यूटिव के हॉट टॉपिक्स में से एक है। एडवर्टीजमेंट्स आपको करने होते हैं प्री इशू, पोस्ट इशू। एक गधो इधर ध्यान दो, क्या मिला चल रहा है क्या? इधर करो, नहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताऊं ना, मैं समझता हूं आपका थोड़ा सा पेशेंस लेवल ना कम हो जाता है इन टॉपिक्स में। बताऊं कहां तक आपको मुझे सहन करना है। आपको मुझे सहन करना है पेज नंबर 8.24 पे, यहां तक, बस यहां तक सहन कर लो, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक्स है ना वो अलग है। इसके बाद में आइसोलेटेड टॉपिक है, जैसे कि फास्ट ट्रैक एफपीओ आएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आएगा, एसएमई आएगा, आईजीपी आएगा, उसको हम मस्ट चार्ट बना के करेंगे, ऐसा। यहां तक का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो यहां तक थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहना। केयरफुल मतलब संभाल लो, ऐसा है। चलो आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा लग रहा है मैं लोरी गा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा संभालेंगे अपने आप को, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एकदम, ऐसा कोई टेंशन नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज नो इट, बट मेरी भी अपनी मजबूरी है ना। हर एक के लिए मैं प्रिज्यूम नहीं कर सकता ना कि हर एक को पता है, तो मुझे एक बार तो लाइन बाय लाइन कराना पड़ेगा। जो इंटरप्रिटेशन यहां पर हो गया, यू विल सी सेम लाइंस दूसरे रेगुलेशन ने यूज की है, सेम कट टू कट, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सेम आईसीडीआर जैसा है, इसलिए। चलो इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, चलो कथा शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट दो ही प्रकार के हो सकते हैं,
वन इज प्री इशू, वन इज पोस्ट इशू। प्री इशू एडवर्टीजमेंट कौन से होते हैं? जो इशू के पहले होते हैं। पोस्ट इशू जो इशू के बाद होते हैं। चलो कदो इधर आओ, तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलो पहली चीज आ जाएगी प्री इशू एडवर्टीजमेंट। आपको मेनली दो चीजें, बट तीन चीजें लिखेंगे हम लोग। पहली चीज आ जाती है कि प्री इशू एडवर्टीजमेंट कब आपको इशू करना है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाएगी वेयर, कहां कहां पे आपको एडवर्टीजमेंट देना है। और तीसरी चीज आ जाएगी व्हाट विल इट कंटेन। यही तीन सवाल आपको पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट के लिए भी करने होंगे। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट आपको हाउ का मतलब वेन है, वेन लिख देता हूं इजी हो जाएगा। हाउ का मतलब है कि आपको किस मुकाम पे आके देना है, तो वेन इज अ बेटर वर्ड कि कब आपको देना होगा। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट भी कब देना है, बहुत अच्छा देना है, पर टूटा नहीं वो, ठीक है, वो जीत गए उधर। इधर आओ, कंटेन। तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं प्री इशू पे, टॉपिक वही चल रहा है, कब देना है प्री इशू एडवर्टीजमेंट। ढूंढते हैं इसका जवाब। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द इशूअर शेल आफ्टर फाइलिंग द रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस। अगर आपका बुक बिल्डिंग इशू है तो रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस अगर आपका फिक्स प्राइस इशू है तो द वर्ड इज प्रोस्पेक्टस, तो हम कह देंगे आफ्टर फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। आपने आरओसी के पास जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, उसके बाद में मेक अ प्री इशू एडवर्टीजमेंट इन कहां कहां पे, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर एंड वन रीजनल न्यूज़पेपर विथ वाइड सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर इज सिचुएटेड। दो क्वेश्चन के सवाल हम जवाब हमको मिल गए। व्हेन का आंसर मिल गया, कब फाइल करना है, आफ्टर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। जैसे आरओसी के साथ आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, देयर आफ्टर यू हैव टू गिव दिस प्री इशू एडवर्टीजमेंट। कहां पे देना है, ये आपको देना है इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर, वन रीजनल न्यूज़पेपर, और रीजन किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का। क्यों ध्यान रखना है, कभी कभी आपको स्टॉक एक्सचेंज के रीजन में भी दिलवाएंगे, तो रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर ध्यान रखना कि किसका रीजन, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का रीजनल न्यूज़पेपर में देना है, ठीक है सर। उसके बाद में क्या होना चाहिए इसमें, द प्री इशू एडवर्टीजमेंट शैल कंटेन द डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 10। नहीं जा रहे हम लोग उधर, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 10 में जो भी लिख के दिया है वो सब आपको देना है। तो अपने हमें शेड्यूल 9 पढ़ा, उसके बाद में शेड्यूल 10 है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है मैं कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा हूं, इतने सारे उन्होंने डिस्क्लोजर दिए कि सब आपको देना होगा, ठीक है सर। हाउएवर the disclosure in relation to price band or floor price and financial ratios contained therein shall only be applicable where the issuer opts to announce the price band or floor price along with the pre-issue advertisement if the issuer opts not to make disclosure of price band in red herring prospectus। इसका मतलब समझो, प्राइस डिस्क्लोज करने के दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस बैंड, या फिर आप इश्यू ओपन होने के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आईपीओ के केस में 2 दिन पहले एंड एफपीओ के केस में 1 डे प्रायर, वहां पे डिस्क्लोज कर सकते हो। आज अगर वी हैव डिसाइडेड दैट द प्राइस बैंड विल बी डिस्क्लोज 1 डे प्रायर और 2 डे प्रायर, व्हाटएवर द केस में बी, आईपीओ और एफपीओ, देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू गिव फाइनेंशियल रेशियोज इन प्री इशू एडवर्टीजमेंट ना। अब प्री इशू एडवर्टीजमेंट जब प्राइस ही नहीं है तो हम फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह कैसे देंगे, प्राइस बैंड ही नहीं है तो फाइनेंशियल रेशियोज नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज भी देने हैं। इट विल कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स एज गिवन इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 10। लेकिन अगर प्राइस और प्राइस बैंड नहीं है तो आपके वो डिटेल्स, प्राइस रिलेटेड डिटेल्स और रेशियोज नहीं होंगे। याद आ रहा है, अगर प्राइस बैंड होता है तो आपको फाइनेंशियल रेशियोज 2 कैलकुलेट करने होते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ अपर बैंड एंड वन ऑन द बेसिस ऑफ लोअर बैंड, ठीक है। चलो, द इशूअर में रिलीज एडवर्टीजमेंट फॉर इशू ओपनिंग एंड इशू क्लोजिंग विच शैल बी इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन पार्ट बी सी ऑफ शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 जो है वो पूरा डिस्क्लोजर्स को लेकर है। उसके पार्ट ए में तो है कि आपके प्री इशू एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, उसके पार्ट बी और सी में क्या है, एडवर्टीजमेंट फॉर इशू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, कि आपका इशू का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, ये भी आपको देना है, वो पार्ट बी और सी में दे रखा है। ड्यूरिंग द पीरियड द इशू इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, जब आपका इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है, नो एडवर्टीजमेंट शैल बी रिलीज गिविंग एन इंप्रेशन दैट इशू हैज बीन फुली सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड और इंडिकेटिंग इन्वेस्टर रिस्पॉन्स टू द इशू। एवरी कंपनी डज इट, ये एक चीज है जो कि कंपनीज को नहीं करनी चाहिए। एवरी कंपनी डज इट। लीगली आप न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते, तो एवरी कंपनी डज नॉट गिव इट इन द न्यूज़पेपर डायरेक्टली बट दे गिव इट इनडायरेक्टली। दोनों का मतलब समझ में आता है। न्यूज़पेपर में एक आप न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर के पास जाते हो और उसको कहते हो कि वी विल गिव यू
हमें इतना एक कॉलम प्रिंट कराना है, कितना पैसा लगेगा? वो आपको बोलते हैं कि भैया ये 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी आपको साइज चाहिए ना वैसा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़पेपर के पूरे फ्रंट पेज पे फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है, अमेजन का ऐड आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट अमेजन पेज मनी एंड बाइज द स्पेस एंड गेट्स द ऐड प्रिंटेड। सही है? दैट इज वन टाइप ऑफ थिंग। द सेकेंड थिंग इज विच इज नॉट ऐसा डायरेक्टली अलाउड, लीगली अलाउड, people want to come in the news. They don't want an advertisement. They want their name to be included in the news printed by the news agency. They want the news agency should print this news on the front page. For example, you'll understand, some UPSC coaching has got AIR 5 at their coaching center. So one option is they print an ad जिसमें वो लिखते हैं कि हमारा AIR 5 आया है, this is the website, this is the phone number and everything. One is they want the newspaper to publish it on the front page or the second page कि इस बार का AIR 5 इस particular coaching academy से। दोनों में difference समझ रहे हैं? So what companies cannot do is companies cannot give an advertisement by paying directly कि हमारे नाम का advertisement नहीं दे सकते, but indirectly आप न्यूज़ में देखो, कोई भी IPO आएगा आपको हर आर्टिकल के अंदर हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा दैट इट हैज़ बीन सब्सक्राइब ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। ये मिल जाएगा ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन विच इज़ नॉट अलाउड। व्हाई इट इज़ नॉट अलाउड? द मोमेंट पीपल गेट टू नो कि अभी तो इशू का IPO का डे 1 ही है और डे 1 पे सब्सक्रिप्शन 3 to 4 टाइम्स हो चुका है, तो जिन लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करने का नहीं सोचा था दे ऑल्सो अप्लाई। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होगा? सो इस कारण से इन्होंने क्लियरली रूल बनाया है कि कभी भी आपका इशू जब ओपन है उसके बाद में कंपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती किसको रिलेटेड, कि कितना हमारा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, कितना रिएक्शन है पब्लिक में, ये नहीं। बिकॉज जनरली वो फोमो का लॉजिक होता ही है कि पीपल फील लाइक और एवरीवन इज अप्लाइंग, दे आर ऑल्सो सपोज टू अप्लाई, सो पीपल वुड अप्लाई। सो लास्ट पॉइंट क्लियरली प्रोहिबिट्स कि आपके IPO के दौरान जब 3 दिन का आपका इशू ओपन हो रहा है तब आप कोई भी एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकते। तो आप गूगल करोगे तो आपको हमेशा न्यूज़ मिल जाएगी उनकी आर्टिकल्स के अंदर, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, मनी कंट्रोल के ऊपर, दैट देयर IPO हैज़ बीन सब्सक्राइब 5 टाइम्स ऐसा। तो इससे होता क्या है, जो लोग नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये आइडियली नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, जाने देते हैं हम लोग आते हैं हमारे आखिरी चीज़ के ऊपर। वॉट ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन्स, प्री इशू एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्री इशू एडवर्टीजमेंट क्या क्या कंटेन करता है। डिस्क्लोजर्स as per schedule 10 of ICDR रेगुलेशन। इजी हो जाएगा। शेड्यूल 10 के पार्ट ए के अंदर होता है डिस्क्लोजर, ये डिटेल इस प्री इशू एडवर्टीजमेंट का, और बी और सी में होता है इशू ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट का। लेकिन वो आप अपन टोटल करते हैं, शेड्यूल 10 के अंदर दिया होगा कि आपको प्री इशू के अंदर क्या करना है। प्री इशू के अंदर बेसिकली आपका पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट चला जाता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या आने वाला है, उसकी पूरी एक समरी शेड्यूल 10 के हिसाब से चली जाती है। याद रहेंगे तीनों पॉइंट? आई थिंक बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, वो आपके सिलेबस में आगे आएगा तब पढ़ाऊंगा, बट अभी से अगर मैं पेंसिल से यहाँ पे लिखना चाहूँ कुछ चीजें, देखते हैं। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट कब देना है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज। आपका पूरा IPO, अलॉटमेंट, लिस्टिंग सब होने के बाद पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट दे रहे हो ना। जब आप पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तब सब कुछ हो चुका है, आपके शेयर्स अलॉट भी हो गए, लोगों को जिनको रिफंड करना है रिफंड भी हो चुका है। तो पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट आगे पढ़ेंगे सिलेबस में, पर कब देंगे? जैसे नाम लिखा है पोस्ट इशू, इशू कंप्लीट होने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में। कहां देंगे? वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर, वन रीजनल न्यूज़पेपर। इजी है। उसमें क्या क्या होगा तब पढ़ेंगे, पर अभी के लिए उसमें यही होगा कि हमारा कितने एप्लीकेशंस आए, उसके बाद में हमारा अलॉटमेंट का रेशियो क्या था, सही है ना, कि हमने 2:1, जिन लोगों ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर दिया, जिन्होंने 5 के लिए उनको 1 शेयर दिया, कुछ तो अलॉटमेंट का बेसिस होगा। उसके बाद में रिफंड लेटर सबको जा चुके हैं क्या? उसके बाद में लिस्टिंग डेट क्या है हमारी, किस दिन हमारे शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं, ये सब डिटेल्स होंगे जो आएंगे हमारे पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में। इजंट दिस वेरी इजी? सिंपल। तो लॉ हैज केप्ट अ प्रोविजन ऑफ प्री इशू एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। प्री के 3 पॉइंट याद रखने, पोस्ट के 3 जब पढ़ेंगे तब याद कर लेंगे। काफी आसान, काफी आसान। चलो, मैं नहीं पढ़ा रहा, ओपनिंग ऑफ द इशू मैं नहीं पढ़ा रहा, रीडो, बहुत ज्यादा आसान है।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, रैप इट अप। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। चलो, पब्लिक इशू may subject to compliance of section 26(4) of Companies Act may be opened within 12 months from the date of issuance of observation by SEBI। कौन सा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं? ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दिया था उनको, उनसे ऑब्जर्वेशन मांगा था, जिस दिन उनका ऑब्जर्वेशन आया उसके 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। ठीक है, इन केस ऑफ अ फास्ट ट्रैक इशू, फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक इशू है इशू शैल ओपन विद इन द पीरियड स्पेसिफिकली स्टिपुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बोला है उसके हिसाब से होगा। इन केस द इशूअर हैज फाइल्ड अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, द फर्स्ट इशू में बी ओपन विद इन 3 months फ्रॉम द इशूएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। चलो, कहां पे ड्रॉ करेगा, मैं यहां पे करेगा। चलो, बहुत ज्यादा इजी है। ओपनिंग ऑफ क्या लिखा है? ओपनिंग ऑफ इशू। ओपनिंग ऑफ इशू का मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारा फर्स्ट डे होना चाहिए इशू ओपनिंग डेट। मुझे बताओ कि पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना होता है? मिनिमम 3, मैक्सिमम 10। तो अगर 3 दिन के लिए हमारे इशू ओपन रह रहे हैं तो फर्स्ट डे जो इशू ओपनिंग डेट है उसको लेकर टाइमलाइन बता रहे हैं। बहुत इजी टाइमलाइन है। इशू ओपनिंग डेट को ये कह रहे हैं अगर आपका नॉर्मल आईपीओ एफपीओ है, ठीक है ना, अगर आपके नॉर्मल आईपीओ एफपीओ चल रहे हैं, अदर क्यों लिखा है थोड़ी देर में समझेगा, तो उस केस में योर इशू शुड ओपन, आपका इशू ओपनिंग डेट हो जाना चाहिए विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेबी। जिस दिन सेबी ने आपको ऑब्जर्वेशन दिया है उसके 12 महीनों के अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका फास्ट ट्रैक इशू है, फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी अगला टॉपिक ही फास्ट ट्रैक आने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन फास्ट ट्रैक इशू सिंपल है कि अगर आपको लगता है आपका समय कम है और आप रिक्वायर्ड कंडीशन को कंप्लाई करते हो, बहुत सारी कंडीशन है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव की भी याद होगी तो बहुत सारी कंडीशंस है, वो सारी कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं और आप फास्ट ट्रैक इशू के लिए जाना चाहते हो, तो आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं फास्ट ट्रैक इशू में। एक बेनिफिट ये मिलता है, अब आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं करना होता। विदाउट फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू कैन डायरेक्टली फाइल योर ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी आरओसी साथ में। दूसरा बेनिफिट मिलता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं जमा कराना पड़ता। इफ यू आर गोइंग विद फास्ट ट्रैक इशू तो ये 2 बेनिफिट्स देते हैं आपको, ये दोनों आपको करने नहीं है। अब अगर आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं कर रहे हो तो फिर ऑब्जर्वेशन आने की कोई बात ही नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन से 12 months वाला प्रोविजन कैसे आएगा? आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एकदम आराम से यहाँ पे रहो। अगर आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं कर रहे फास्ट ट्रैक इशू के अंदर, तो फिर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के ऑब्जर्वेशन से 12 months का रूल तो अप्लाई नहीं हो सकता ना, तो इनके लिए सेपरेट प्रोविजन रहेगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि अगर फास्ट ट्रैक इशू हो रहा है ना तो हमें दिमाग भी नहीं लगाना है, एज पर कंपनीज एक्ट। पर फास्ट ट्रैक इशू पे ये प्रोविजन क्यों नहीं लग सकता है, समझ में आ रहा है? 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन, इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं आती है, तो 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, जिनको फास्ट ट्रैक इशू याद नहीं आ रहा है हम पढ़ेंगे वैसे भी अगले 2-3 दिन के अंदर ही। 2 बेनिफिट होते हैं फास्ट ट्रैक में। 1 बेनिफिट इज वेरी सिंपल कि आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं देना है, एंड सेकंड इज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। और लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक इज योर कंपनी इज सुपर लॉ कंप्लायंट कंपनी। अगर आपकी कंपनी इतनी एथिकल, इतनी लॉ कंप्लायंट कंपनी है तो फिर आप क्या ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमको दोगे? हमें आप पे भरोसा है। आपको क्यों डिपॉजिट देना है? हमें आप पे भरोसा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जाने दो भी। इसके बाद में एक और कंसेप्ट है वापस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। किसी को याद है क्या? चल, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आता है। This is not available to all the companies in India. Selected companies like banking companies, financial institutions, they are allowed to issue shelf prospectus. Shelf prospectus is a prospectus by which you can issue prospectus at one time, and through this single prospectus you can have multiple issues in the same year. I repeat again, what is shelf prospectus? Shelf prospectus is a special type of prospectus. This option is available to selected companies in India wherein they can issue prospectus once at the beginning of the year
and on the basis of that prospectus they can come up with more than one issues in the entire year, so that जब वो second, third, fourth issue लेकर आएंगे तब उनको वापस prospectus issue करने की आवश्यकता नहीं होती है. चलो, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का लॉजिक ऐसा है कि ये मैंने आज एक प्रोस्पेक्टस लिया, इसको मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल के रजिस्टर करवा दिया, तो मैं ये आरओसी को देता हूँ. इमेजिन करो कि आरओसी ने इसको अपनी शेल्फ पे रख दिया. इमेजिन नाउ आफ्टर 2 months आई वांट टू कम अप विद अनदर इशू, तो अब मैं कोई मानूंगा कि ये तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये तो सबके पास है ही है. अब मुझे जब इशू करना है 2 महीने बाद, तो मुझे वापस पूरा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, मुझे सिर्फ जो इसमें चेंजेस हैं ऐसा पतला सा एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दूंगा मैं. अब मुझे पब्लिक को पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं देना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है, सिंपल. और इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेस पे मैं आराम से इशू कर पाऊंगा. जो मेरा 2 महीने बाद इशू हुआ है वहां पे माय प्रोस्पेक्टस इज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. फर्दर द कंसेप्ट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज नो मोर रिक्वायर्ड टुडे. द कंसेप्ट वाज रिक्वायर्ड व्हेन फिजिकल कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस यूज्ड टू बी सेंट टू एवरीवन. तब शेल्फ प्रोस्पेक्टस की अहमियत थी, बिकॉज कहाँ फिजिकल कॉपी बार बार भेजेंगे, तो एक ही बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस रजिस्टर किया, फास्ट ट्रैक, बार बार फटाफट से हम इशू ला पाते थे. अब वैसे भी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजनी होती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. वन रीजन. सेकेंड, नो कंपनी वांट्स टू हैव मल्टीपल इशू इन द ईयर. लॉ बनाते समय उनको लगा था कि बैंक्स को जरूरत पड़ सकती है शायद, बट कोई बैंक को भी जरूरत नहीं पड़ती. तो मल्टीपल इशू इन द सेम ईयर की रिक्वायरमेंट इज सुपर रेयर एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, तो पीपल डोंट रिपीट इट अप. तो काफ़ी आसान है, इसकी जरूरत नहीं होती. बट फिर भी अगर आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, मुझे याद बताओ, आपको याद होगा अगर एग्जीक्यूटिव का शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी है? 12 months, राइट, 1 ईयर की वैलिडिटी है. अब उसके अंदर अगर हम सेबी के ऑब्जर्वेशन के 12 महीने के अंदर इशू करेंगे तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना. तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में 12 months का टाइम देना इतना लॉजिकल नहीं हो सकता है. तो उन्होंने फिर इसके अंदर टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया और कितना कह दिया? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन. यहां पर आते हैं हम लोग. इन केस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस द फर्स्ट इशू क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि मल्टीपल इशू हो सकते हैं. तो आपको सारे इशू 3 महीने में नहीं लाने, आपके प्रोस्पेक्टस इशू करने के 3 महीने के अंदर आपका पहला इशू आ जाना चाहिए. सेकंड, थर्ड, फिर आप साल भर में जो भी आपके शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी उसके हिसाब से इशू ओपन करो. द फर्स्ट इशू में बी ओपन विद इन 3 months फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी. For first issue within 3 months is everyone with me? यहां पर सेकंड, थर्ड इशू के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ फर्स्ट इशू के लिए रिक्वायरमेंट है. और फर्स्ट इशू आपने 3 महीने में ओपन कर दिया है, फिर आप सेकंड, थर्ड, जब तक आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड है तब तक आप चलाते रहो. चलो मुझे एक और बात बताओ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी इज 1 ईयर, सही है? ये 1 ईयर इज 1 फाइनेंशियल ईयर, या फिर जिस दिन भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया वहां से 1 ईयर? जिस दिन भी इशू कर दिया वहां से 1 ईयर है. ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, वेरी गुड. ये हो गया ओपनिंग ऑफ द इशू. ओपनिंग ऑफ द इशू के अंदर अब आ जाते हैं एक और. एन आईपीओ एंड एफपीओ शैल बी ओपन आफ्टर एटलीस्ट 3 working days from the date of filing the red hand prospectus in case of a book building issue or the prospectus in case of fixed price issue with the ROC. इसका मतलब क्या है? ओपनिंग ऑफ द इशू के अंदर ये इन्होंने दिया है कि योर इशू शुड ओपन विद इन दिस टाइम. फोकस है. आपका इशू ओपन होना चाहिए आफ्टर 3 working days फ्रॉम फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट. हम जब भी फाइलिंग की बात करेंगे तब यू आर फाइलिंग टू आरओसी, उसकी बात हो रही है. तो आपका इशू, अगर आपको बहुत जल्दबाजी है, ये आपका ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन आती है, अपने आपका ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल कर दिया, ऑब्जर्वेशन आती है, आपका ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाता है ना. ये मुझे ऐसे में हाँ करते रहो मुझको, है ना. ऑफर डॉक्यूमेंट आते ही आपका ऑब्जर्वेशन आते ही, यस जल्दी से आ जाओ, कर दिया डिफ्यूज, यस जल्दी से आओ गुंडे, यस आते हैं हम लोग. चलो जस्ट किडिंग. चलो कहते इधर ध्यान देंगे हम लोग. यस यारा आ जाओ, एक गुंडे चलता है ना. यस मजे में रहो एकदम आराम से. यस यारा. चलो, व्हाट वाज आई सेइंग? ये याद नहीं सर, हमें बॉम्ब स्क्वाड के बारे में बताओ. और पागल जनता, इधर आओ.
हम बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन जब भी आएगा, फोकस है वेरी केयरफुली, चलो जब भी ऑब्जर्वेशन आएगा अपन के ऑब्जर्वेशन आते ही हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइनल कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन आया, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ, आरओसी का फाइल कर दिया, देन वी कैन डिसाइड कि हमको इशू कब ओपन करना है। हमारे पास में चॉइस है, चाहे तो 12 महीने तक भी हम खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत भी ओपन करना चाहें तो आप अगले दिन ओपन नहीं कर सकते। इट हैज टू ओपन आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? काफी आसान है। सो ओपनिंग ऑफ द इशू इज गोइंग टू बी आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड इट हैज टू बी विद इन एज पर द टाइमलाइन। अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस है तो विद इन 3 मंथ्स होगा फर्स्ट इशू के लिए। अगर फास्ट ट्रैक इशू है तो वो एज पर कंपनीज एक्ट होगा, और अगर आईपीओ एफपीओ नॉर्मल है तो वो विद इन 12 मंथ्स होगा। यहां पे अदर क्यों लिखा है इसका मतलब समझ में आ गया? शेल्फ को हटा दो, फास्ट ट्रैक को हटा दो, बाकी सब के लिए इट इज विद इन 12 मंथ्स। सो इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। यूर ऑल विथ मी? काफी आसान है। चलो गुंडे, फुल स्पीड में ओपनिंग ऑफ द इशू को एक बार रीड कर लो, फुल स्पीड में। कहीं भी कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, काफी आसान है। आईसीडीआर इतना जबरदस्त है, पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट हो सकता है आईसीडीआर, इतनी ताकत है आईसीडीआर में। पर अब वो ठीक है, हमारा एक छोटी सी चीज है तो हमको उसको थोड़ा स्पीड में लेना पड़ जाता है। यस गुड डे। चलिए 10 more seconds, wrap it up। सब ठीक है? कहाँ थे आज? ओके, चिंचवड़ कौन है? तो कल वहां पे गए थे। ठीक है, चलो यार, डन है? अरे कोई बात नहीं, आप क्या पूछ रहे हो कौन सी मासी कैसे रिश्ते में लगती है, क्या खाया क्या लेकर आया, इधर आओ गधे। चलो उसके बाद में आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मुझे पढ़ाने में बहुत बुरा लगेगा अगर ये मुझे पढ़ाना पड़ा तो। चलिए 90% मिनिमम आना ही चाहिए, पाहिजे मंजे पाहिजे, ठीक है ना? नहीं हुआ तो पूरे पैसे भेजने को बोलेंगे। आ जाओ। The minimum subscription to be received in an issue shall not be less than 90% of the offer through offer document except in case of OFS of specified securities। अगर OFS कर रहे हो तो ये 90% का भी लॉजिक नहीं आता है। चलो 90% का लॉजिक क्यों है, आते हैं यहाँ पे, फोकस है वेरी केयरफुली। 90% का लॉजिक इसलिए लाए थे क्योंकि मान लीजिए आज इशू साइज हम कर रहे हैं 1000 करोड़ का। वाई अ कंपनी कम्स फॉर आईपीओ, तो सोचो कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है? कोई उनके प्लान से, एक्सपांशन के प्लान से। अब एक्सपांशन का एक प्लान था, कोई पूरा प्लांट सेटअप करना था, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करने वाले थे, या कुछ भी बड़ा प्लान था, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है कि 1000 करोड़ लगने वाले हैं, फिर 1000 करोड़ का आईपीओ हो रहा है। सही है। अब लॉ का मानना है कि अगर एक कंपनी आईपीओ एफपीओ लेकर आई है 1000 करोड़ का और 600 करोड़ आए तो वो 600 करोड़ यूजलेस है कंपनी के लिए, बिकॉज वो अपना प्लांट तो लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे, और फिर 600 करोड़ से एक्सपांशन भी प्रॉपर्ली नहीं होगा, फिर अननेसेसरी पैसा कहीं पे भी लगेगा। तो लॉ का कहना है कि अगर आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो जितना मिला उतना भी रिफंड कर दो, बिकॉज आपका जो प्लान था वो तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाएगा। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सो दैट वाज द लॉजिक ऑफ कीपिंग 90%। अब क्यों यहाँ पे ओएफएस को एग्जम्पशन में रखा है? क्योंकि ओएफएस का पैसा वैसे भी उनके प्लांट में लगने वाला नहीं है ना। ओएफएस का पैसा तो वैसे भी वो लोग प्रमोटर लेके जाएंगे। तो अगर आपकी कंपनी इज कमिंग अप विद ओएफएस, प्योर ओएफएस, फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे 90% का रूल ही नहीं है। यहाँ पे अगर 50% भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि ये वैसे भी कंपनी का बिजनेस थोड़ी ना है। अ फ्यू पीपल वांटेड टू सेल देयर शेयर और सारे नहीं बिके, 50% ही बिके, तो जो पैसा आएगा वो पैसे को प्रो रेटा बेसिस पे उन लोगों के शेयर्स को बेच दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जब ओएफएस होता है उस पर 90% का रूल अप्लाई नहीं करता है, फॉर अ सिंपल लॉजिक, बिकॉज यहाँ पे कोई बिजनेस प्लान थोड़ी ना था। दे वांटेड टू सेल शेयर्स वर्थ 1000 करोड़, दे वर एबल टू सेल ओनली वर्थ 600 करोड़। ओके, जितने लोग बेवकूफ बन गए उनको बना लो और 600 करोड़ ले लो, और जो 1000 करोड़ का प्रो रेटा, सबके शेयर्स बिक जाएंगे। प्रो रेटा कैसे शेयर्स बिकेंगे समझा? तो मान लीजिए 4 लोग शेयर सेल करना चाहते थे, तो सबके सारे तो नहीं बिके, प्रपोर्शनेटली मिल जाएंगे उनको पैसे, बचे हुए शेयर्स उनके पास ही रहेंगे। इजी पीजी, कोई बड़ी बात नहीं है। In case of IPO,
The minimum subscription to be received shall be subject to allotment of minimum number of specified securities as prescribed in this of SCRA, which stipulates that at least 25% of each class or kind of shares convertible into equity shares by the issue were offered and allotted to public in terms of an offer document. In other words, the issue is said to have received minimum subscription in IPO if it receives 90% of the offer through offer document and 25% of the post issue capital from public. ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो पॉइंट हो गया 90% का, कि आपका जब भी इशू होगा तो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए. ये 90% है अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन. सही है भाई, कि 1000 करोड़ का आईपीओ है तो 900 करोड़ का तो आपका सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. अब इन्होंने कहा एक और कंडीशन आपको पढ़ाई है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. तो हर कंपनी के अंदर 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है. आपको बताया था 25 है, आप उसको 10% 5% नहीं बोलेंगे क्योंकि वो टेम्पररी रिलैक्सेशन होते हैं. इवेंचुअली एवरी कंपनी हैज टू हैव 25%. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 90% भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और उसमें से पब्लिक का 20% भी होना चाहिए. कोई कंपनी ऐसा बोलेगी कि 90% प्रमोटर ही ले रहे हैं, नहीं चलेगा, आपको अलॉटमेंट करने नहीं दिया जाएगा. तो दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, 90% भी ध्यान रखना है और 25% टू पब्लिक भी ध्यान रखना है. सो टोटल अमाउंट का 90% हैज टू बी सब्सक्राइब्ड. फर्दर कम से कम उसमें से 25% टोटल का होना चाहिए पब्लिक. तीसरी भी एक चीज जो ध्यान रखना होता है, लिखा नहीं है, 1000. आपका नंबर अलॉटीज का कम से कम 1000 भी होना चाहिए पब्लिक इशू के अंदर. तो अगर आप भारत में पब्लिक इशू कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज हैज टू बी 1000. वो आगे आएगा तब देखेंगे, पर यहाँ पे सिंपल दो चीज़ों का तो ध्यान रख लेना है कि भाई जब भी आप इशू करो 90% का आपको सेटिस्फाई करना है और साथ में 25% का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है ये भी आपको सेटिस्फाइड रखना है. ईजी है. अ कंपनी कम्स अप विद एन इशू, 1000 करोड़ का इशू ले आए, वो प्रमोटर्स वगैरह ये लोग ही अप्लाई कर रहे हैं, QIB वगैरह सब 95%. सो 90% तो सेटिस्फाइड अलॉटमेंट करने दो, नहीं करने देंगे. द एंटायर मनी हैज टू बी रिफंडेड बिकॉज दे आर वायलेटिंग व्हाट 25% करो. पूरे लॉ में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट, थियोरिटिकली जो स्ट्रिक्ट रूल है वो है 25% का. हर लॉ में, टेक ओवर कोड बोलो, कहीं पे भी बोलो, वो 25% पब्लिक के पास रखना है तो ध्यान रखा जाता है. खैर रियल लाइफ में इसके वायलेशन दिखते हैं. मैंने आपसे बात भी की थी इस बारे में शायद से, कि कुछ हैं अदानी की कंपनीज दिख जाएगी या फिर कुछ ऐसी कंपनीज दिख जाएगी जो कि रियल लाइफ में 25% पब्लिक को नहीं दे रखे, लेकिन उन्होंने भी क्या कर रखे हैं, प्रमोटर्स के नाम पे डायरेक्टली 75 से कम ही होल्ड करके रखा है और अलग अलग कंपनीज के नाम पे 25% होल्ड कर दिए हैं, जो कंपनीज इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की. और इस प्रकार से उन्होंने जैसे जैसे पब्लिक शेयर होल्डिंग सेटिस्फाई की है, तो वो रियल सेंस में सेटिस्फाइड नहीं है. कल को अगर सेबी को मिलते हैं, वो सेबी पकड़ लेता है और सरकार भी चेंज हो जाती है, तो हो पता है आप लोग ही गंदे लोग हो, आप ही गंदे लोग. ऐसे टॉपिक आते हैं आपकी आंखों में चमक आती है, कुछ बोलो सर, कुछ बोलो, आप गायब हो जाओ सर, अगला बैच आप पढ़ा नहीं पाओ सर, बेशरम लोग. चलो तो नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छे से होगा और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सब पीसफुली काम चले. चलो जी और जीने दो. गदो आते. In terms of this particular rule, subject to certain condition, issuers are allowed to issue less than 25. ये बात कर रहे हैं किसकी, अपने 10-5% की post issue capital public, but in this case the issuer has to raise the minimum public share to 25 within a period of 3 years. सही है. पुराना लिमिट 3 years था बिकॉज 10% वालों के लिए 3 years था. अब जो ये 5% वाले नई कैटेगरी आई है उनको तो टोटल 5 years मिलते हैं. याद आ रहा है? ये तुमको याद रहता है ना मैं क्या बोलता हूँ, है ना? पहले 3 years ही था बिकॉज पहले कैटेगरी उतनी थी, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट के बाद कैटेगरी और ऐड कर दिए तो उनको तो 5 years दिए कि थोड़े साल में आप थोड़ा ऊपर आ जाना, फिर आप पूरे 25 की लिमिट को टच कर देना. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड द टॉपिक ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वंस अगेन. ठीक है. इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, 90% नहीं आया, ऑल एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड बट नॉट लेटर देन 4 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो पूरा का पूरा पैसा क्लोजिंग डेट से 4 दिन के अंदर रिफंड हो जाना चाहिए. पहले प्रोविजंस अलग अलग थे, कहीं 7 था, कहीं कुछ था, सब जगह पे आप 4 days कर दिया, तो यूनिफॉर्मिटी हो गई है. अच्छा है. 4 days इज द अमेंडेड प्रोविजन. तो आपका जैसे ही क्लोज हुआ है उसके 4 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसा कर देना है रिफंड. चलो यार इतना ईजी है, क्या पढ़ाएगा मैं. चलो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं. अच्छा अरे परेशानी क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना जिनका बिल्कुल ही एग्जीक्यूटिव में ICDR कुछ था ही नहीं, तो उसके लिए अपन अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं. अभी तो मजा आपको तब आएगा जब अपन एक सेशन लेंगे ICDR का, पूरा टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा. तो जिस बच्चे को ऐसा लगता था ना कि थोड़ा सा है ना, तो अगर आपने उस रिवीजन में ध्यान दे दिया तो भी अपना मस्ती से काम हो जाएगा. इसके अंदर रिवीजन पूरा ICDR का तूफान ही करेंगे आप लोग. चलो सर वो पहले बताना था ना, जबरदस्ती जग रहे हम लोग, नहीं कराएगा मैं रिवीजन. ठीक है इधर आओ.
पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन आप सबको पता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। कम से कम 3 दिन के लिए इशू ओपन रखना है, मैक्सिमम 10। आज की तारीख में सारे लोग 3 दिन के लिए ओपन रखते हैं, 3 दिन में उनका काम हो जाता है पूरा, और 3 दिन में इतने एप्लीकेशन आते हैं कि संभाल नहीं पा रहे, तो क्यों वो 4-5 दिन के लिए ओपन रखें, सिंपल। तो 3 वर्किंग डेज के लिए ही ओपन रहते हैं प्रैक्टिकली, बट मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 है। अगर कभी भी आपने प्राइस बैंड को रिवाइज किया, प्राइस बैंड जो आप देते हैं, लोअर बैंड का मैक्सिमम 120% हो सकता है अपर बैंड, लोअर बैंड का मिनिमम 105% होना चाहिए अपर बैंड। ये जो प्राइस बैंड आप देते हो, इसको अगर आपको कभी रिवाइज करने की इच्छा हुई, रिवाइज क्यों कर रहे हो, आपने प्राइस बैंड रख दिया 1000 से 1200, कोई बिड्स ही नहीं आ रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब आपको लग रहा है 3 दिन के लिए तो इशू ओपन किया था, 2 दिन तो हो गए और कोई बिड्स ही नहीं आ रहे हैं, तो भैया हमने खुद को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लिया है, प्राइस बैंड रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपने प्राइस बैंड रिवाइज करके फिर कर दिया 900 to 1000। तो अगर आप ऐसा कभी भी प्राइस बैंड को रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जब भी आप प्राइस बैंड को रिवाइज करोगे, इशू जो पीरियड है वो आपका ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा फॉर 3 डेज। तो व्हेनेवर प्राइस बैंड इज रिवाइज, द इशू पीरियड एक्सटेंड्स बाय 3 डेज। एक्सटेंड बाय 3 डेज के 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज +3 होगा, मतलब समझना, जैसे कि आपका बिड पीरियड आपने रखा था 1 जनवरी टू 3 जनवरी, आई एम प्रिज्यूमिंग इसमें कोई भी सैटरडे संडे नहीं आ रहा है, आपके तीनों वर्किंग डे होने चाहिए, ठीक है ना, 3 वर्किंग डेज। 1 जनवरी वाज एनीवेज अ मंडे दिस टाइम, राइट, हाँ, तो 1st, 2nd, 3rd कोई वर्किंग डे नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ, हमने 2 जनवरी, या फिर एक काम करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर रखने के लिए, 1st to 5th के लिए हमने ओपन रखा है, 5 दिन के लिए ओपन रख सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 2 जनवरी को डिसाइड किया कि हमको जो हमारा प्राइस बैंड है वो रिवाइज करना है, 2 जनवरी को रिवाइज कर दिया। सो नाउ वन इंटरप्रिटेशन इज कि आपने 2 को रिवाइज किया है, तो इसके बाद में 3 दिन रहने चाहिए, 3rd, 4th, 5th, तो आपको ओवरऑल टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन के बाद तो 3 दिन है। और दूसरा टाइम इंटरप्रिटेशन है कि जब भी आपका रिवीजन होगा, आपको तो इसके आगे +3 कर देना है। तो ये 1st to 5th था, तो अभी 1st to 8th हो जाएगा। समझ में आ रहा है 2 इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं? तो द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज +3। आप किस दिन भी प्राइस बैंड को रिवाइज करो, इट रियली डज नॉट मैटर। आपने आज इशू ओपन किया, आज ही प्राइस बैंड को रिवाइज कर दिया, अभी भी 3-4 दिन थे, फिर भी द टाइम पीरियड विल एक्सटेंड बाय 3 डेज। तो जो भी टाइम पीरियड था उसमें +3 हो जाएगा अगर प्राइस बैंड रिवाइज हुआ है। क्लियर है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज। अगर आपको मस्ती थी, आपने अपना टाइम पीरियड रखा ही 10 डेज है, अब आप इसमें प्राइस बैंड को रिवाइज कराओगे तो वो और फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता। एज इजी एज दैट। सो द पीरियड ऑफ subscription is minimum 3, maximum 10. If at all you intend to revise your price band, the bidding period extend by further 3 days. काफी easy है, subject to maximum 10 days. चलो, in case of force majeure, force majeure का मतलब क्या हो गया? मचा दिया है कुछ, है ना, भूकंप आ गया, ठीक है। in case of force majeure, कॉमा बैंकिंग स्ट्राइक, बैंक स्ट्राइक पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मन है उनका। और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर का मतलब आप इसको फिर छोटी नहीं, इतनी बड़ी कोई सर्कमस्टेंसेस हो रही है। द इशुअर मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड, डिस्क्लोज द रेड हैंड प्रोस्पेक्टस और द इशू पीरियड डिस्क्लोज द प्रोस्पेक्टस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। अगर कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपने इशू ओपन रखा था फॉर 3 वर्किंग डेज, बट इसी बीच बैंकिंग स्ट्राइक आ गई है, अगर बैंकिंग स्ट्राइक है तो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसी बीच कर्फ्यू लग गया, इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, अर्थक्वेक आ गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है कि अब हम तब उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते लोगों से कि अरे अप्लाई करने तो आओ ना, फिर करना बाकी काम। तो अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू अप्लाई एट दैट टाइम, इशूअर के पास ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है ये, इशूअर में एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड, वहां पे वो एक्सटेंड कर सकता है फॉर अनदर पीरियड ऑफ कम से कम 3 डेज। एक्सटेंड किया तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है 1-2 दिन के लिए बढ़ाने के लिए, बढ़ा रहे हो तो कम से कम कितने दिन के लिए बढ़ेगा? 3 डेज के लिए। लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या, बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओगे, बढ़ाना नहीं चाहो तो नहीं बढ़ाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्दर एक और चीज है, पॉइंट टू नोट, यहां पे मैक्सिमम 10 डेज का प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब है, वैसी आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी है तो कभी पता नहीं चला, बट इसका मतलब यह है अगर हमने बिडिंग पीरियड 10 डेज रखा था, हमने रखा ही 10 डेज था, और आखिरी के 3 दिन ही कुछ ऐसा फोर्स मेजर हो गया, हम चाहें तो फिर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद फॉर 3 डेज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 10 डेज का प्रोविजन नहीं है।
लेकिन अगर हमारा बिडिंग पीरियड हम एक्सटेंड करें बिकॉज ऑफ प्राइस बैंड का रिविजन, देन देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 10 days. मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी बातें समझ में आ रही है? एक बार अकेले में रीड कर लो बस, यहां से यहां तक इंटरप्रिटेशन की 2-3 चीजें, बाकी बहुत ईजी है. बिडिंग पीरियड विल बी मिनिमम 3, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज. यस यार, मोस्ट लाइकली नहीं. अगर मान लीजिए अपन ऐसे पूछते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ इशू आ रहा है और उसके लिए क्या इशूअर कंसिडर करेगा क्या, तो मोस्ट लाइकली नहीं, बिकॉज उसको इस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है ना. अपन वैसे अगर बात करेंगे ना तो सीरियसली द सिचुएशन इज सच कि टू माई नॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में 30 में से 10 दिन तो इंटरनेट बंद रहता है. अभी इंप्रूव हुआ तो हुआ नहीं, नहीं ऑन अ सीरियस नोट बंद रहता है, तो एक्चुअली रहता है. राजस्थान के अंदर अभी पिछले 6 महीने में हर महीने एक दिन तो इंटरनेट बंद रहता ही है. कभी कोई एग्जाम, अभी थोड़े दिन पहले इंटरनेट बंद कर दिया, एग्जाम था. अरे तो एग्जाम में इंटरनेट तुमने क्यों बंद कर दिया? तुम्हें ऐसा डर है कि तुम रोक नहीं पाओगे लोगों को? उसके पहले पेपर लीक हो गया था, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम पेपर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, पर हम इंटरनेट बंद करा देंगे कि जिसके पास है वो अकेला यूज करे, ऐसा. उसके बाद में छोटे मोटे दंगे वंगे हो जाते हैं, तो तब इंटरनेट बंद हो जाता है. तो कमिंग टू द पॉइंट कि इन कारणों से मोस्टली इश्यूअर विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड. ऐसा इश्यूअर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इन कारणों से मोस्टली. लेकिन 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 इश्यूअर को फर्क पड़ जाएगा अगर कुछ सेंट्रल लेवल पे हो गया जिसके कारण उसको लग रहा है एप्लीकेशन ही नहीं आ पाएगी, तो उस केस में वो है. और ये वैसे भी शैल नहीं में है ना, ईश्वर को जरूरत पड़ेगी तो करेगा. यू विल सी इन नियर फ्यूचर नो कंपनी हैज एवर यूज्ड इट, बिकॉज एक तो ऐसा इतना बड़ा कुछ हुआ भी नहीं है कि जिसके कारण कोई अप्लाई ही नहीं कर पाए. अगर कभी ऐसा होगा तो वो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो यस यार. हाँ बस वही तो नहीं. सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट इंटरफियर इन इट, क्योंकि नॉर्मली इंटरनेट अगर बंद भी होता है, ऐसा कुछ होता भी है, तो वो एक आधा दिन के लिए होता है. 2-3 दिन के लिए तो गवर्नमेंट वैसे भी नहीं होने देती है, तो वो डुएबल है. 3 दिन के लिए तो इशू ओपन ही था ना. इशूअर को लगता है कि उसका पूरा फॉलोइंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही था और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ इशू हो गया, तो इशूअर चाहे तो वहां पे उसको रोक सकता है. चलो यार, थोड़ा सा संभालेंगे अपने आप को, संभाल लेंगे सब लोग. चलो यस गुंडे, यहाँ पे सब ठीक है मैम, एकदम प्रेम से. चलो यस वी आर डूइंग गुड. चलो नहीं नहीं सर, मुझे पता है कि आप भाग के जाना चाहते हो. हाँ हाँ मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूँ. पेंसिल उठाओ. ए होमवर्क मांग रहा है, कट कर देते हैं, कट कर देते हैं. चलो यस, ये दोनों पे मार्क किया. 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 चीजें घर से पढ़कर आनी है, ठीक है ना? अरे गधों, 15 मिनट का होमवर्क है. हाँ ये आप चाहो तो आप अपने ब्रेक में भी कर पाओगे, जो भी आपको ब्रेक मिलते हैं सब्जेक्ट के बीच में, जिस ब्रेक में आप चाहो. 15 मिनट का होमवर्क है, कुछ भी नया नहीं है, और मैं कल इसको पढ़ाऊंगा जरूर. लेकिन अगर आप पढ़कर आओगे तो हम स्पीड में कर पाएंगे इसको. जीडीपीडी अनिवार्य रूप से पढ़कर आना है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है? खेल को ऐश करो. सी यू गाइस टुमारो, बाय. फोटो दूंगा मैं पहले फोटो दूंगा. मैं फोटो दिए बिना जाता हूं कभी? इधर आओ. चलो ए चलो यस यार, ओपनिंग ऑफ द इशू. और जी 3 2 1 लेट्स गो. ये जो एडवर्टीजमेंट का है ना, आप चाहो तो फोटो ले लो, लेकिन कल मैं पोस्ट इशू भी पढ़ा दूंगा, फिर इसको ड्रॉ करना, तो एक ही में सब कुछ आ जाएगा ना. और आप लेके रखना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो. चलो, और फिर आता है सिर्फ अंडर राइटिंग. एक गधों, थोड़ा सा क्लास की गरिमा महिमा का भी ध्यान रखो. और दूसरी चीज, क्लास में आप थोड़ा सा पेशेंट ही रहो. आई नो दैट द टॉपिक आर क्वाइट इजी. मैं लाता हूँ, थोड़ा एक हफ्ता दो मुझको. रोना आएगा, ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊंगा मैं. मुझे समय दो, बस मुझे थोड़ा समय दो आप लोग, ठीक है ना? आप लोग एकदम ऐसा, अरे यार सब्जेक्ट क्या है, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, नींद में कर लेंगे वाला.
ठीक है ना, तो नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना। चलो नींद में हो जाएगा वाला सब्जेक्ट, तो डरने की क्या बात है इसमें, है ना। चलो ये हुआ, एक बार ओवरव्यू ले लो फिर मैं जूम करके भी फोटो देता है। चलिए डन डन डन। चलिए 3 2 1 लेट्स हिट इट। चलिए हाँ यस यारा, एंश्योर कि फंडिंग में आपका होमवर्क प्रॉपर्ली हो रहा है, सारे नोट्स को संभालो, नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हो, हाईलाइटिंग प्रॉपर्ली कर रहे हो, बिकॉज इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट पढ़ पाओ इसके लिए रेडी होना है ऐसा। तो उसके लिए हाईलाइटिंग प्रॉपर करके रखनी है, समरी बना के रखनी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले हम धड़ धड़ रिवीजन कर पाए, सेल्फ स्टडी के दौरान भी कम से कम समय में आप पूरे फंडिंग को रिवाइज कर पाओ इसलिए। चलो खेल को दाश करो, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। या कुछ बाकी है क्या, इस पे भी जूम कर दूं मैं, ठीक है। चल बाय।